तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसके स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि पार्टी में एक हीरो आ रहा होता है, मतलब कि हमारा हीरो आ रहा होता है मेन लीड, जिसका नाम होता है सायुन। और सारे लोग उसको देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। और फिर हमें दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है हीजिन। इसके बाद वो जाती है अपने हस्बैंड के पास। ये दोनों होते हैं हस्बैंड वाइफ। तो हीजिन देख रही होती है कि सारे इनकी तरफ देख के उनके बारे में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। वो टेंशन में आ जाती है। तो सायन उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा, सारे के सारे मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं हैंडसम लग रहा हूँ। और फिर उसको कहने लगता है कि तुमने किसी को भी नहीं यहाँ बताना कि हम दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। और वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं। इसके बाद क्योंकि उन्होंने मीटिंग करनी होती है किसी से, वो मिनिस्टर के पास मिलने आए होते हैं। इसके बाद वो ऊपर जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है एक दिन पहले का सीन, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हीजिन है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। वो अपने साइन लैंग्वेज के ज़रिए से न्यूज़ वगैरह बता रही होती है। और वहीं पे दूसरी साइड पे होता है हमारा मेल लीड होता है एक स्पीकर जो कि अपनी स्पीच आके कर रहा होता है। और सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच कर रहा होता है। और वो कहने लगता है कि हमें किसी ने कहा है कि हम होस्टेजेस को मार देंगे अगर आप लोगों ने हमारी ख्वाहिश वगैरह पूरी ना की। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोयन की मॉम के साथ बैठी होती है। सोयन की मॉम उसको कह रही होती है कि तुम्हें अब अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। तो ही जिन की मॉम कहने लगती है कि मैं भी उसको यही कहने लगी थी। इसके बाद वो कहने लगती है उसकी मॉम के सोयन को काम ही नहीं करना चाहिए था, ये काम भी क्यों करती है। वो तो ये बातें वगैरह सुना के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ही जिन की मॉम उसके ऊपर खुद ही गुस्सा निकालने लग जाती है, उसको डांटने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुमसे अभी तक तुम्हारा हस्बैंड का दिल नहीं जीता गया, अगर किसी और ने जीत लिया तो तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहना। वो तो चुपचाप अपनी मॉम की बातें सुनने लग जाती है। रात को वो जब जाने लगती है तो वो कार चला के जा ही रही होती है, तो अचानक से उसकी कार बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाथ में किसी का उसका कंट्रोल होता है। और फिर अचानक से वो जब उसके पास पहुँचता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर आके बैठ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सोयन के पास आती है एक प्रैंक कॉल, मतलब कि वो अननोन नंबर से कॉल, वो उसको उठा लेता है। और फिर कहने लगता है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तो कहने लगता है कि तुमने नहीं बात करी तो मैं कॉल बंद कर देता हूँ। तो फिर सामने से कॉल में वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लिया। तो वहीं से उसकी हो जाती है फ़ोन ऑफ हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी चार्जर पे लगाता है और अपनी मॉम को कॉल करता है कि सोयन कहाँ पे है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि वो तो अपनी मॉम के साथ थी होटल में, मुझे नहीं पता उसके आगे क्या हुआ है। वो उसकी मॉम को कॉल करते हैं यानी अपनी सास को। तो वो कहने लगती है कि वो घर के तरफ रवाना हो गई है, वो घर चली गई है। इसके बाद वो बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस करके मुझे बताओ। इसके बाद दोबारा उसको कॉल आती है। वो उसको कॉल उठाता है और उसको कहने लगता है कि क्या सोयन मर गई, क्या तुमने उसको मार दिया, क्या तुमने उसको अभी तक नहीं मारा। इसके बाद वो सारे सवाल वगैरह पूछ के खुद ही हंसने लग जाता है। और वो कहने लगता है कि देखा, मुझे पता था कि तुम मेरी बीवी को नहीं जानते, और फिर तुम जानो भी कैसे, क्योंकि मैंने किसी के सामने उसको रिवील भी नहीं किया है। और अगर तुमने मारना हो तो तुम उसको मार भी सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी बातें सुन लेती है सोयन क्योंकि हीजिन क्योंकि स्पीकर होता है ऑन। इसके बाद वो उसको सारा ये सब कह के और कहने लगता है कि अगर तुमने मारना हो तो तुम उसको मार देना। इसके बाद वो कहता है कि तुम अपनी बीवी के लिए क्या दे सकते हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, तुमने अगर मारना है तो मार दो। इसके बाद वो उसकी कॉल को बंद कर देता है और वो हंसने लग जाता है। कहता है कि देखा, मुझे पता था कि एक प्रैंक कॉल है और मैं इतना बिजी रहता हूँ अपने काम में कि मुझ में इतनी ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है कि मैं ये प्रैंक कॉल्स वगैरह उठाऊँ। तो हीजिन तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, मतलब कि उसका मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि सोयन इसके बारे में क्या कह रहा है। इसके बाद वो तो एक छोटी सी रस्सी निकालता है और उसके गले में डाल देता है और वो उसको घूटने लग जाता है। तो वो कहता है कि मुझे यही एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो उसको कहने लगता है कि चुपचाप गाड़ी भी चलाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद वो साथ साथ गाड़ी भी चला रही होती है और फिर उसको दोबारा कॉल करता है। और फिर वो दोबारा कॉल करता है तो वो दोबारा कॉल नहीं उठा रहे होते, बार बार बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं। वो कहता है कि चलो एक आखिरी दफ़ा तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करके देखते हैं कि वो तुम्हारे लिए क्या दे सकता है, तो मैं वो बचाता भी है या नहीं बचाता। वो इस टाइम उसको वगैरह मार रहा होता है तो वो उसको बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसने तो सामने फ़ोन रखा होता है, वो उसको नहीं उठा रहा होता, पिक ही नहीं कर रहा होता। और अचानक से उसका एक क्या कहते हैं सेक्रेटरी वगैरह या फिर कोई ना कोई कॉल उठा देता है और फिर वो कहने लगता है कि सॉरी मैंने गलती से उठा दिया। वो फिर उस पर बात करता है तो वो कहने लगता है कि मैं एक आखिरी दफ़ा बोलूँगा, मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा, तुम उसके बजाय मुझे क्या दे सकते हो, जल्दी बताओ। तो वो कहने लगता है कि तुमने मेरी बीवी को मारना है तो मार दो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो तो कॉल बंद कर देता है और सोयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने लग जाती है। ये सब कह के तो सोयन आराम से कॉल वगैरह रख देता है अपनी कि जो तुमने जो करना है तो वो कर लो।
इसके बाद वो तेज तेज ड्राइविंग करने लग जाती है रोते हुए और बहुत ज़्यादा परेशानी में कि उसको तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो वो कहने लगता है कि पागल हो गई हो तुम, आहिस्ता गाड़ी चलाओ। तो अचानक से उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि किडनैपर को आ जाती हैं थोड़ी बहुत चोटें और हमारी फीमेल लीड आराम से बच जाती है, मतलब कि उसको बस एक ही चोट आई होती है। इसके बाद वो भाग भाग के घर आता है तो देखते हैं कि हीजिन बिल्कुल ज़्यादा ठीक होती है। वो सोयन को बता रहा होता है कि मुझे एक प्रैंक कॉल आई थी जिसने बोला था कि तुमने उससे किडनैप कर लिया है और मुझे पता था कि वो नाटक कर रहा है क्योंकि मुझे पता था कि तुम आराम से घर आ चुकी हो। वो तो अपना खाना वगैरह खाती है और इसके बाद अपनी डिश वगैरह वॉश करने चली जाती है और फिर उसको सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कि उसको कह रहा होता है कि हम लोग उस नंबर को ट्रेस नहीं कर पाए, हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा जब तक कॉल नहीं होगी उसके बाद तब तक उस कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये सब बता रहा होता है हीजिन को कि उसकी कॉल वगैरह ट्रेस नहीं हुई जिसने मुझे प्रैंक कॉल की थी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको ढूंढूँ ताकि मुझे पता लग पाए कि किसने मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया है। इसके बाद ये सब बातें वगैरह कह के तो वहाँ से वो चला जाता है और सोयन तो फिर सोचने लग जाती है और वो आके बेड पे बैठ जाती है। उसकी मॉम की कॉल वगैरह आ रही होती है तो वो नहीं उठाती है और वो उसके मैसेजेस वगैरह आए होते हैं उसकी मॉम के जो उसको कह रही थी तुम कहाँ हो, घर पहुँची या नहीं। सोयन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था तो वो उसको मैसेज करते हैं कि क्यों पूछ रहा था, तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता क्यों पूछ रहा था लेकिन वो कह रहा था कि घर पहुँच गई या नहीं। तो इसके बाद तो उसकी मॉम की कॉल ले जाती है और फिर वो उसको उठा के अपने पिलो के नीचे रख देती है और उसकी मॉम बोलती रहती है और वो बिल्कुल भी नहीं सुनती अपनी मॉम की बातें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का सीन जिसमें वो दुल्हन बन के बैठी होती है, उसके पास आता है सोयन और उसको कहता है कि चीज़ें वगैरह उतारना शुरू करो। इसके बाद वो तो अपना मतलब कि वो दुपट्टा उतारती है, अपने इयररिंग्स उतारती है और अपनी वो ड्रेस उतारने लगती है तो वो जल्दी उसके ऊपर कोट देता है। उसके बाद कहता है कि क्या तुम नेकेट होने लगी थी, मैं तो तुम्हें सिर्फ कहा था चीज़ें वगैरह उतारो। इसके बाद वो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट थमाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि तुम कभी भी डाइवोर्स के लिए नहीं बोल सकती हो और तुमने अपना नाम और अपनी शक्ल कभी भी अपनी मेरी बीवी के रूप में नहीं दिखाना किसी को भी। अगर तुम नहीं दिखाओगे तो तुम्हें $2 बिलियन का मतलब कि जुर्माना पड़ेगा। इसके बाद वो तो आराम से उसके ऊपर साइन वगैरह कर देती है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कि ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और फिर वो आता है मिस्ट्रेस से मिलने, मैनेजर से मिलने जिसकी बीवी को बोलना नहीं आता था तो उसको साइन लैंग्वेज के लिए कोई चाहिए था तो वो अपनी बीवी को लेके आया था। इसके बाद वो उसको सारी चीज़ें समझा रही होती हैं तो उसको कहती है कि क्या तुम दोनों आपस में मियाँ बीवी हो, तो वो कहते हैं नहीं हमारा आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके बाद मैनेजर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों आपस में मियाँ बीवी हो। कहता है कि नहीं, हम लोग तो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं, बस हम लोग एम्प्लॉय हैं आपस में और कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये सब वगैरह बातें करके खुशी खुशी अपनी मीटिंग वगैरह कंप्लीट करके चले जाता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने लगती है और उसने बोला होता है कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मेरी वाइफ है, तो वो उसको टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि मुझे घर जाना है। तो वो कहता है कि अब भी नहीं घर जा सकते हम लोग, अभी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, तुम्हें अगर पैरों में तकलीफ हो रही है तो तुम जाके कहीं पे भी बैठ सकती हो। तो कहने लगी देखा उसने झूठ बोला था कि मेरी वाइफ मेरी एक वीकनेस है। इसको तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो कहीं जाके बैठ जाती है। दोबारा किडनैपर का कॉल आता है तो वो उसको उठाता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या मसला है, देखा तुमने बोला था कि तुमने किडनैप किया लेकिन मेरी वाइफ तो वापस आ गई आराम से। इसके बाद कहने लगता है कि क्या तुम आसानी से वो पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे हो। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी के पता भी है कितनी मुश्किल से वापस आई थी और हमारा इतने बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। वो ये सब चीज़ें उसको बता रहा होता है कि जो चीज़ें वो रात को हो चुकी होती हैं। तो वो तो उसको ढूंढने लग जाता है कि कौन सा बंदा किडनैपर है और वो कौन इस टाइम यहाँ पे बात कर रहा है फ़ोन पे। तो वो तो सारे को देखने लग जाता है। ऊपर वो देखता है एक बंदा कॉल पे बात कर रहा है और वो उसको देखते हंसने लग जाता है तो उसको शक हो जाता है कि कहीं वो तो बात नहीं कर रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्या उसको सारी चीज़ें बता भी रहा होता है कि तुम्हारी बीवी का नाम हीजिन है, तुम्हें उसकी बड़ी बहन से शादी होने लगी थी लेकिन वो शादी वाले दिन भाग गई तो तुम्हें मजबूरन हीजिन से ही शादी करनी पड़ी। वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या इतनी भी चीज़ें उसको कैसे पता हो सकते हैं। वो कहने लगता है कि अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपनी बीवी को डाइवोर्स देना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें बाकी चीज़ें मैं बाद में वगैरह बताऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब जो बातें वगैरह की होती हैं सारी खुद सोयन ने की हीजिन ने की होती हैं। वो उससे कॉल पे बात वगैरह कर रही होती है या फिर वो कह रही होती है कि तुम सोच लो ये करोगे या फिर तुम मुझे $2 मिलियन रुपीस दो और मैं आराम से यहाँ से चली जाऊँगा, मतलब कि तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं ये लीक कर दूंगा कि तुम्हारी बीवी कौन है और उसकी कैसी शक्ल है और वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोयन उससे ये सब इसलिए मांग रही होती है क्योंकि उसने उसे डाइवोर्स लेना होता है या फिर अगर वो उसको डाइवोर्स नहीं भी देगा तो वो जो पैसे इससे लेगी वो आराम से उसको अपने जुर्माना वगैरह दे के जो उसने कॉन्ट्रैक्ट पे करवाया होता है साइन वगैरह
वो देख के आराम से वो उससे छूट सकती है, क्योंकि अब उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता उसके साथ रहने को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब सीन उसको एक्सप्लेन वगैरह कर रहा होता है और ये सब चीज़ें बता रहा होता है। इसके बाद हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किडनैपर को चोटें आई होती हैं। हमारी हीरोइन को कुछ भी नहीं होता, वो बस कार से गिर गई होती है। तो वो जल्दी जल्दी अपने आप को फील फ्री करती है और फिर जल्दी जल्दी उसका फ़ोन ग्रैब करके वहाँ से भाग जाती है, और इसलिए उसके पास ये सब फ़ोन वगैरह होता है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कल तक का टाइम है, तुमने अगर कल तक कुछ भी ना किया तो फिर मैं जल्दी जल्दी से ये सब फ़ोटोज़ और ये सब अफवाहें फैला दूँगी पूरी दुनिया में। और फिर वो जब उसके साथ ट्रैक करने ही लगता है, फ़ोन उसका ट्रैक करवाने लगता है, तो सोन उससे पहले पहले अपना फ़ोन बंद कर देती है, जिस वजह से उसका फ़ोन ट्रैक नहीं हो पाता। यहीं पे हमारे इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोयन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होता है कि वो क्यों नहीं ट्रैक कर पाया। इसके बाद दिखाया जाता है जीचिंग बाहर निकल आती है वॉशरूम से, देख रही होती है कि बाहर सोयन खड़ा हुआ है। वो चाहती है कि मैं किसी तरीके बिना छुपे हुए यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन सोयन इसको देख लेता है। वो उसको साइड पर लेके जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा कल एक्सीडेंट हुआ था? तो वो कहने लगती है हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं मुझे बताओ या फिर दिखाओ। तो वो फिर देखने लगता है कि उसके माथे पे, उसके गर्दन पे हर जगह छोटे छोटे होती हैं। तो वो तो टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि इसने मुझे बताया भी क्यों नहीं, और फिर उसको डांट भी रहा होता है कि तुमने मुझे बताया नहीं और तुम्हें अब ये जॉब वगैरह छोड़ देनी चाहिए, या फिर अगर नहीं छोड़नी तो फिर तुम्हें एक गार्ड अपने साथ रखना चाहिए। और इसके वो बताती है कि तुम्हारी मॉम ने भी मुझे कहा था कि ये जॉब छोड़ दो, लेकिन तुम अपनी मॉम को भी समझाओ कि मैंने ये जॉब नहीं छोड़नी है और मुझे ये करने से अच्छा लगता है। इसके बाद वो फुल अपने करता है एक सेक्रेटरी को कॉल करता है और फिर कहने लगता है कि बताओ मुझे जल्दी जल्दी ये सब फ़ोन ट्रेस वगैरह करके कि ये कहाँ से कॉलें आ रही हैं मुझे बार बार, ये मुझे कौन यहाँ पे धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि सोयन जीचिंग बैठी होती है और ये सब सोच रही होती है कि और अपनी कन्वर्सेशन वगैरह सुन रही होती है जिसने सोयन से वगैरह की होती है। अचानक से आ जाता है सोयन और फिर वो तो जल्दी जल्दी अपने वो फ़ोन उठा के अपने बैग में डाल देती है ताकि वो देख ना ले, लेकिन सोयन उसको कहने लगता है कि मुझे अपनी कार की कीज़ दो। उसका बैग पकड़ने लगता है तो वो जल्दी आगे हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी कार की क्या ज़रूरत है, वो तो टूट फूट गई है, लेकिन वो कहता है कि मुझे चाहिए। तो वो खुद ही अपने बैग से निकाल के चाबियाँ उसको पकड़ा देती है और उसको याद आता है कि डैश कैम में तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी क्योंकि मैं तो उसके साथ बोली थी। तो वो भागी भागी जाती है कि कहीं वो मेरी ये सारी कन्वर्सेशन सुन ना ले और उसको पता ना लग जाए कि मैं बोल सकती हूँ और मैं बहरी मतलब कि गूंगी नहीं हूँ। इसके बाद हमें सोयन दिखाया जाता है जो कि उसकी कार वगैरह सारी देख रहा होता है, डैश कैम को अभी ओपन ही करता है। तो वो आ जाती है तो वो कहता है अच्छी बात है तुम आ गई हो, तो मैं तुम्हें से पूछना चाह रहा था कि इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई गाड़ी को तुम वापस कैसे लेके आ सकती हो, इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी तो इसको ले कैसे आई और तुम्हारे डैश कैमरा क्यों नहीं चल रहा। और वो उसको मैसेज करके बताती है कि मुझे नहीं पता इस बारे में। तो वो कहने लगता है कि तुमने ये किससे सही करवाई थी। तो वो भी उसको बता देते हैं कि मैंने ये इस बंदे से सही करवाई थी जाके अपनी कार को। और यहाँ से गुजरता है एक बाइक वाला तो वो उसको जल्दी जल्दी ठुकने से बचाता है और फिर उस बाइक वाले को कहता है कि ध्यान से चलो। तो वो भी ओके कह के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से यही वगैरह कन्वर्सेशन हो रही होती है कि किससे सही करवाई है किससे नहीं करवाई, और वो फिर उसको बता। इसके बाद वो कहने लगता है कि आज तुम अपनी जॉब से छुट्टी कर लो, लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से कोर्ट जाना है। तो वो कहता है कि क्या तुम अकेली जाने लगी हो। तो वो कहता है कि नहीं मुझे डायरेक्टर के साथ। इसके बाद वो उसको प्लीज़ करने लग जाती है। वो कहता है कि चलो ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुमने अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड को रखना है। तो वो तो फिर ये सब बातें वगैरह करके वहाँ से चली जाती है। वो भी इजाज़त दे देता है उसको आराम से। इसके बाद वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास कॉल करता है और कहने लगता है कि मैंने एक डैश कैम की पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह निकालनी है और वो मैंने डैश कैम अभी चल नहीं रहा, क्या तुम उसको रिस्टोर करके मुझे दे सकते हो। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं आराम से तुम्हें ये सब दे दूँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में डिनर कर लेते हैं सोयन और उसकी मॉम, और वो उसको कहने लगती है कि तुम हमें कब ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मॉम मैं चलो ठीक है थोड़े दिनों तक कर लेता हूँ। उसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बीवी को भी कह दिया कि अब वो जॉब ना किया करे। इसके बाद वो पूछने लगता है कि हमारी शादी के बारे में किस किस को पता है। तो वो कहने लगती है कि हम दोनों की फैमिलीज़ के अलावा इस घर में और किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारी शादी हुई है और किससे हुई है और कौन है। इसके बाद ये सब बातें वगैरह चल रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है कोर्ट का सीन जहाँ पे वो आई होती है और वो केस एक लड़ रही होती है, जहाँ पे वो आराम से वो केस जीत वगैरह जाते हैं, अपनी वो केस को जितवा देती है। और फिर जब वो हैंड वॉश करने आती है तो उसको पता लगता है कि कोई उसका पीछा वगैरह कर रहा है। तो ये तो होती है उसकी बॉडी गार्ड जो कि उसकी तरफ ध्यान दे के रखी होती है। वो तो हर जगह उसको ढूंढ रही होती है, उसका नहीं मिल रहा होता कहीं पे भी कोर्ट में। तो वो जल्दी से सोयन को कॉल करती है, कहने लगती है कि हमें मैम कहीं पे भी नहीं मिल रही। तो वो कहने लगता है कि पूरे कोर्ट में देखो अच्छे से ढूंढो, वो कहीं ना कहीं तो होगी, उसको जल्दी से ढूंढ के दो। इसके बाद वो देख लेती है कि हाँ वो तो एक लड़के के साथ बैठी हुई है। वो कहने लगती है कि हाँ हमें मुझे मिल गई है। तो वो कहने लगती है कि वो किसी के साथ बैठी हुई है।
है। तो वो कहता है कि मुझे बताओ या फिर मुझे पिक्चर भेजो कि वो किसके साथ है और वो दिखने में कैसा है। तो वो उसको जल्दी जल्दी पिक्चर खींच के भेज देती है। वो उसको गौर से देखने लग जाता है कि ये है कौन और इतने खुशी खुशी से बात कैसे करने लग गई है, उससे जेलस होने लग जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये तो उसके बहुत ज़्यादा पुराना दोस्त होता है और ये उसको जान रहे होते हैं और आपस में ये लोग बहुत पुराने तरीके से जानते हैं। और जो उसके पीछे लगा होता है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है इसका दोस्त जो कि उसको मिल गया होता है। और ये दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं क्योंकि उसके दोस्त को भी पता होता है कि इसको साइन लैंग्वेज ही आती है। इसको दोस्त को भी नहीं पता होता कि ये बोल भी सकती है। इसके बाद वो उसको कहता है कि तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ताकि हम लोग अब कॉन्टैक्ट में रह सकें। वो उसको अपना नंबर दे देती है और फिर वो वापस घर की तरफ आ जाती है। और फिर देखते हैं कि उसकी मॉम घर आ जाती हैं और फिर वो तो हल्ला गुल्ला करने लग जाती हैं। और वो उसके लिए शॉपिंग की चीज़ें भी लेके आई थी, यानी कपड़े वगैरह लेके आई थी और वो बहुत ज़्यादा सेक्सी वाले कपड़े होते हैं। और वो कहने लगती है कि तुमने अब इसी तरह के कपड़े पहना करने हैं अपने हस्बैंड के सामने और कोई भी कपड़े नहीं पहना करने, इसी तरह ही रहा करना है। वो कहने लगती है कि मॉम नहीं, मैंने इस तरह नहीं रहना। तो वो ज़बरदस्ती उस पर करने लग जाती है और उसको अपने पापा की बातें वगैरह कह खूब के उसको इमोशनल कर देती है। तो वो भी मान जाती है इस बात में और फिर वो उन कपड़ों को ट्राई कर देती है। वो ये ड्रेस वगैरह ट्राई करके वहाँ से अपनी पिक्चर्स वगैरह खींचने लग जाती है। और फिर वो करती है सोइन को कॉल और उसको कहने लगती है कि तुमने क्या सोचा। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि सब समझते हैं कि चौवन कंपनी की मैनेजर की बड़ी बेटी जिससे मेरी शादी होने लगी थी वो मेरी बीवी है। तो तुम अगर उसको जानते तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सबको ही पता होता है। तो वो कहने लगता है कि मेरी उससे शादी वैसे नहीं हुई अगर मैं तुम्हें बता सकूँ तो वो कहने लगती है कि मुझे तो पता है इस बारे में और कोई नया बताओ तो मुझे। तो वो तो कहने लगता है कि चलो कुछ थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें तब बात करूँगा तुमसे। इसके बाद वो उसको ये बातें वगैरह करके चली जाती है और मतलब कि कॉल बंद कर देते हैं। इसके बाद वो उसको पिक्चर्स वगैरह सेंड करती है अपनी कुछ और फिर वो कहने लगते हैं कि क्या ये तुमने मुझे क्या सेंड किया। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये तुम्हारे बीवी की थाई है। और फिर वो कहने लगते हैं क्या तुम्हें, वो कहने लगते हैं कि क्या तुमने उसको बीवी नेगेट नहीं देखा, उसकी थाई पे एक तिल होता है। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बात कैसे मान लूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उसकी थाई पे तिल है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम जाके अपनी बीवी की थाई पे देख भी सकते हो। तो वो तो उसको जूम करने देखने लग जाता है कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। इसके बाद फिर वो दिखाया जाता है कि कॉल वगैरह एंड हो जाती है और फिर कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे से कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं ये सब पिक्चर्स वगैरह भी सारी अपलोड कर दूंगा और फिर तुम्हें पता भी नहीं लग पाएगा कुछ भी। और फिर वो बैठ के सोचने लगती है कि यार ये मैंने क्या कह दिया इसको कि यहाँ के सच में ही ना देखने लग जाए। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि क्या तुमने इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली। तो वो कहने लगता है कि नहीं सर, अभी हम लोगों ने सिर्फ थोड़ी थोड़ी निकाली है, बाकी अभी निकालने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर यहाँ पे परेशान हो रही होती है कहीं वो सच में आके देखने लग जाए कि मेरे थाई पे तिल है या नहीं। वो कुछ और पिक्चर्स वगैरह खींचती है और लेट जाती है सोने के लिए। वो देखती है कि सोयन आ गया है घर में तो वो जल्दी जल्दी अपने आप को पूरे ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और पूरा घूट लेती है ब्लैंकेट को। इसके बाद वो आता है उसके पास और वो ब्लैंकेट उतारने की कोशिश करता है लेकिन उसने बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है। तो वो अपने पूरे ज़ोर से उस ब्लैंकेट को उतार के फेंकते हैं साइड पर और फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं मिनिस्टर जिस मिनिस्टर से मिलने गए थे वहाँ पे एक साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है बंदे की, तो तुमने अगर वहाँ जाना हो तो तुम वहाँ आराम से जा सकती हो क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हें काम वगैरह करने का बहुत शौक है और तुम नहीं छोड़ सकती। ये कह के वो बाहर आ जाता है और पानी पीने लगता है और कुछ टाइम पीछे की सोचने लग जाता है 3-4 साल पहले की। और फिर वो सोचने लगता है कि वो जब घर आया था तो वो ऐसे तैयार वगैरह होकर बैठी थी, उसके साथ डिनर करता है, उसके साथ डांस करता है। और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुमने सही तरह रहना हो तो तुम रह सकती हो, तुम अगर अपनी मॉम की बात ना मानना चाहो तो तुम वो भी रह सकती हो, तुमने जिस तरह रहना तुम इस तरह इस घर में रह सकती हो। ये सब बातें वगैरह याद कर रहा होता है। और फिर वो सुबह देखती है उठ के कि वो अभी तक काम पे नहीं गया था। वो कहने लगती है कि क्या तुमने काम पे नहीं जाना। वो कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ी देर तक जाना है और मैं चला जाऊँगा, क्या तुम्हारे लिए मैं खाना वगैरह बनाऊँ। तो वो उसके लिए खाना वगैरह बनाने लगता है और फिर वो भी उसके साथ साथ मदद करती है उसकी। और ये लोग आपस में यही वगैरह बातें करने लगते हैं और फिर वो उसकी वीडियोस वगैरह बनाने लग जाती है, पिक्चर्स वगैरह खींचने लग जाते हैं खाने की। और वो उसके लिए टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाकर और उसको देखकर वो कहने लगता है कि इसको अच्छे से ख़त्म करना और सारा खा लेना इसको। और फिर वो ये खाना सर्व करके और यहाँ से चला जाता है। और फिर वो दिखाया जाता है कि बाहर सोयन आ जाती है और फिर वो गिरने लगते हैं। तो वो सोयन के फ्रेंड्स आए उनसे मिल जाती है और फिर वो उसको बचा लेता है, उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो डैश कैम की वीडियो को चलाता है और फिर देखने लगते हैं कि
क्या ये तो लग रहा है कि जैसे उसी ने ही दरवाज़ा खोला हो इस कार का। तो वो दिखाई देता है कि वो आई होती है बाहर हॉस्पिटल में मिलने के लिए अपने डैड से, जो कि इसमें एडमिट होते हैं। अब अपने डैड से बात वगैरह करने लग जाती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डैड के सामने बोलती है, बाकी दुनिया के लिए ये एक मतलब कि बोल नहीं सकती है, साइन लैंग्वेज में बात करती है। और वो अपने सारी चीज़ें वगैरह डैड को बता देती है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं। उसके दोस्त साइन वही उसको कहने लग जाता है कि अगर ये बात है और तुम्हारे पास सारे प्रूफ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी बीवी का और उसका अफेयर चल रहा हो आपस में, क्योंकि उसको पता लग रहा है ना कि उसकी थाई पे तेल है। तो तुम्हें नहीं पता और उसको पता हुआ, तो मुझे तो यही लग रहा है। अगर तुम्हें पूरा कंफर्म करवाना है तो तुम करवा भी सकते हो। इसके बाद वो उसको कॉल करती है तो वो नहीं उठा रहा, दोबारा कॉल करती है तो वो उठा लेता है। तो वो कहने लगती है कि तुमने मेरी कॉल वगैरह क्यों नहीं उठाई है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें बड़ी ज़रूरत है मेरे से बात करने की बार बार, तुम क्यों मेरे से बार बार बात करना चाहते हो, इतना भी क्या इंपॉर्टेंस देनी है, मैंने जब जो फैसला करना होगा मैं कर लूँगा। इसके बाद अचानक से वहाँ पे धमाके वगैरह शुरू हो जाते हैं और वो कॉल जल्दी जल्दी से बंद कर देती है। और वहाँ पे जो धमाके वगैरह होते हैं तो वो तो डर जाती है, वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो घर आ जाती है और पूरी रात वहाँ पे बैठ के उसका इंतज़ार करती है। सुबह हो जाती है लेकिन वो वहाँ पे ही बैठी रहती है, सोइन घर नहीं आता। सुबह फिर टीवी पे न्यूज़ वगैरह आ रही होती है कि जहाँ पे सोइन काम करता है उसकी कंपनी में ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए हैं। वो भी टेंशन लेने ही लगती है कि वो साइड से आ जाता है सोइन, और फिर वो उसको बिठा देता है सोफे पे और उसकी थाई पे तिल वगैरह देखने लग जाता है। और वो उसको मना करती है लेकिन वो ज़बरदस्ती उसकी थाई पे तिल देखने लग जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किडनैपर की आई होती है सायन को कॉल, वो उसको उससे बात कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई आता है पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए और उसका कोलीग सायन का वो उठा के पिज़्ज़ा को अंदर ले आता है और वो अभी उससे बात ही कर रहा होता है। तो वो जब भी इस डब्बे को खोलता है तो वहाँ से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि हीजिन जो उससे बात कर रही होती है सायन से, तो वो पूरी रात इंतजार करती है, वो वापस नहीं आता। दिखाया जाता है सायन को बहुत मतलब चोटें वगैरह लग गई होती हैं क्योंकि ब्लास्ट हुआ होता है। तो वो तो टेंशन में आ जाता है कि अगर मेरा ये हाल हुआ है तो सीजन का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि उसने देखा था जिसने बंदे ने पिज़्ज़ा ट्रांसफ़र किया है वही बंदा उसकी कार में जाके बैठा था। इसके बाद वो जल्दी जल्दी कॉल करता है हीजिन को और उससे देखने लगता है कि वो घर पहुंच गई थी या नहीं। तो मैसेज आया होता है कि हाँ वो आराम से घर पहुंच गई थी। इसके बाद हीजिन दिखाई जाती है जो कि न्यूज़ में सुन लेती है कि जहाँ पे सायन काम करता है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो उसके हाथ से तो ग्लास ही गिर जाता है, लेकिन अचानक से पीछे से सायन आ जाता है। वैसे भी पिछले एपिसोड में भी यही हुआ था, जब उसको पता लगा था कि ब्लास्ट हुआ तो सायन पीछे से आ गए थे, इस दफ़ा भी यही हुआ है। इसके बाद वो उसके पास उसका मॉल चेक करने के लिए जिसकी पिक्चर उसको पास गई होती है, जो इस किडनैपर ने ही उसकी पिक्चर दी थी। इसके बाद वो उसका मॉल चेक करने लग जाता है। वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो उसको उठाता है और बेड पे जाकर लिटा देता है और उसका मॉल चेक करने लगता है। वो अपनी डायरी जल्दी पकड़ लेती है और उसको कहने लगती है तुम ठीक हो। वो कहते हैं हाँ मेरी पर्सनल ऑफिस में किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट फेंक दिया था लेकिन अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि क्या ये वही मर्डरर ने किया है। वो कहते हैं हाँ उसी ने किया, लेकिन अब तुम कोई भी सवाल नहीं पूछोगी, अब सिर्फ और सिर्फ पूछूंगा तो मैं पूछूंगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम मर्डर को जानती हो। वो कहती है कि नहीं मैं कैसे जानती हूँ। वो सर हिला के जवाब दे देती है इसका। इसके बाद वो कहता है कि तुम नहीं उसे जानती लेकिन वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसके बाद वो फिर से उसका मॉल चेक करने लग जाता है तो वो उसको धक्का मारती है और कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद वो फिर उससे माफ़ी मांगता है और फिर कहने लगता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। उसके कुलीग का कॉल आ जाता है और वो उससे बात वगैरह कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जिस दिन उससे बात कर रहा था मर्डर से तब ब्लास्ट हुआ, यानी ये मर्डर एक नहीं बल्कि दो हैं या कई ज़्यादा है। तो उसका कोलीग कहने लगता है कि हाँ। वो ये सब सुन रही होती है सायन पीछे से और वो जल्दी जल्दी फिर जाती है ग्लास उठाने कांच का और वो उसको उठा ही रही होती है तो पीछे से आता है सोयन और उसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारा फ़ोन हैक कर लिया उसने, तो मैं वो बस देखना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी देर लगेगी। इसके बाद वो कहती है कि मेरा फ़ोन हैंग हो गया, मतलब हैक हो गया है। तो वो जल्दी जल्दी जाती है और मर्डर के फ़ोन से अपने पिक्चर सारी डिलीट कर देती है ताकि उसको पता ना लगे। इसके बाद दिखाया जाता है मर्डर का सीन जो कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा होता है। वो मर्डर अपने बॉस से पूछ रहा होता है कि क्या आपने बॉम्ब ब्लास्ट देखा। तो वो कहने लगता है हाँ मैंने वो देखा। इसके बाद वो कहने लगता है कि बॉस मैं नहीं देख पाया उसको, सिर्फ आपकी वजह से। इसके बाद वो फिर हंस रहा होता है। इसके बाद वो सारी चीटें पढ़ लेता है उसके दोस्त की और उसकी हीजिन की और उसके दोस्त की पढ़ लेता है कि उन्होंने आज रात को जाना है डिनर पे। इसके बाद हुआ उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे आओगे, तो वो भी हाँ कह देता है इनकी जेलसी की वजह से। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं लेकिन ज़्यादातर ध्यान होता है उसका हीजिन पे और वो हुआ अपनी चीज़ें वगैरह अपनी पास्ट स्टोरीज वगैरह बता रही होती है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि ये लोग आगे होते हैं डिनर डेट पे और यहाँ पे आ जाती है हुआ और कहने लगती है कि क्या वाओ तुम लोग भी यहाँ पे आए हुए हो।
इसके बाद ये सब बातें वगैरह करके वो आगे चली जाती है और पीछे से ही आ जाता है हमारा हीरो यानी कि सीजन, और वो भी देखने लग जाता है। वो अपना मुंह छुपा लेती है कि ताकि ये मुझे पहचान ना पाए, लेकिन वो उसका नाम लेके उसको बुला लेता है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो? तो वो कहने लगता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि ये चारों इकट्ठे बैठ के डिनर वगैरह कर रहे हैं आपस में, और फिर वो तो बहुत ज़्यादा हंसी खुशी में उसको सर्व कर रहा होता है और ये लोग मज़े से खा पी रहे होते हैं अपना। और फिर वो कह रहा होता है कि बात तुम्हें साइन लैंग्वेज भी आती है, तुम ऐसे काम क्या करते हो? तो वो कहने लगता है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि तुम डॉक्टर हो। ये लोग तो इसी बात पे खेल वगैरह रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ से हीजन उठ के चली जाती है वॉशरूम का बहाना करके, और वहीं से ही आ जाती है सीजन को कॉल उस मर्डरर की। इसके बाद वो तो जाता है उस कॉल को उठाने के लिए, एक्सक्यूज़ मी कह के इसके बाद वो जाता है उस कॉल को उठाने। तो जब वो कॉल को उठा रहा होता है और मतलब कि साइड पे जाके उठाने लगता है, तो वो देखता है कि पीछे ही उसके खड़ी होती है हीजन, जो कि उसको कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना? तो वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? तो वो कहने लगती है कि तुम मुझ पे और मेरे दोस्त पे नज़र लगा के बैठे हुए, तुम हमारा पीछा कर रहे हो, हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम उसको पसंद करती हो? तो वो कहता है कि हाँ। वो कहती है हाँ, वो इतना तो अच्छा है, उसको पसंद ना करूँ तो और क्या करूँ? वो तो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। वो कहते हैं कि अच्छा चलो बताओ तुम मेरे बारे में कितना जानती हो? बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और मतलब कि रोने वाले पूरे मूड में आया होता है। इसके बाद फिर वो दिखा रहे होते हैं कि यही वगैरह ये बातें कर रहे होते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं और वो जाती है अपनी दोस्त के पास, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। अपनी दोस्त के पास जाके कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना है। वो कहते हैं कि क्यों लेना है? वो कहते हैं कि बस मुझे चाहिए। वो कहते हैं कि कहीं वो तुम पे वो तो चीट वगैरह तो नहीं कर रहा? तो वो कहने लगती है कि नहीं, अभी नहीं कर रहा। तो वो फिर उसको इसके बाद वो कहने लगती है अच्छा तो तुम्हें अभी तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो तुम जल्दी जल्दी ये फॉर्म फिल कर दो ताकि तुम्हें ये जॉब मिल पाए और तुम आसानी से अपने खर्चे वगैरह उठा सको डाइवोर्स के बाद भी। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो फ़ोन पे फिल आराम से कर देती है, और फिर वो कहने लगता है कि सांघा का इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल के दो, यानी कि हमारी हीरोइन की दोस्त की। तो वो कहने लगता है कि वो एक अदर डॉक्टर है, उसका एक यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वो तो उसकी तारीफ़ों के पुल वगैरह बांधने लग जाता है। तो हीरो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी थी तुमसे। इसके बाद वो घर पहुंच जाता है तो हीजिन कहीं जाने लगती है। तो वो उसको कहने लगता है कि कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ बियर और आइसक्रीम खरीदने जा रही थी। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? तो वो कहने लगते हैं नहीं। तो वो उसकी चीज़ें वगैरह लेने के लिए चला जाता है वहाँ से, और जैसे वो चीज़ें वगैरह लेने के लिए जाता है तो पीछे से हीजिन कॉल कर देती है किडनैपर के फ़ोन से। तो वो उसको कहने लगती है कि क्या तुमने सोचा तुम उसको डाइवर्स दोगे कि नहीं दोगे? तो वो कहने लगते हैं अच्छा चलो मैं अगर उसको दे भी देता हूँ डाइवर्स तो इससे तुम्हें भी क्या फ़ायदा होगा हासिल? तो उसको नहीं पता होता कि मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा, तो वो जल्दी जल्दी कॉल बंद कर देती है। इसके बाद दिखा देता है कि वो बियर और आइसक्रीम लेके आ गया होता है, और फिर वो जब वो पी रही होती है बियर वगैरह, तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें जो भी कहे ना कि मुझे डाइवोर्स देते तो तुम मत देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई तुम्हें बोलेगा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था, कोई तुम्हें अगर बहकाना चाहे तो मत बहकना। इसके बाद वो ये सब कह के चला जाता है रूम में सोने के लिए। तो फिर देखा जाता है ये बातें वगैरह करके तो वो तो सोचने लग जाते हैं कि हैं ये मुझे इस तरह की बातें वगैरह क्यों कह रहा है। तो फिर से याद करने लगते हैं कि हाँ मैंने तो इसको बोला था ये सब कुछ फ़ोन पे किडनैपर के जरिए से। तो फिर वो चला जाता है यहाँ से सोने के लिए, और हेजी ने तो बनाया होता है सोचने वाला मुंह। तो वो कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो? तो फिर वो कहती है कि तुम क्या सोच रही हो? वो कह रहा होता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किडनैपर को हमारे बारे में जो भी कुछ पता है या फिर पता होगा, तो मैं तो चाहता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सारा झूठ, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किडनैपर को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और कब से जो मैं लफ्ज़ बोल रही थी वो सोने के लिए चला जाता है, वो अब जाता है, ठीक है ना। तो वो भागी जाती है क्योंकि वो उसके रूम के अंदर चला जाता है और आराम से बेड पे सो रहा होता है। तो वो कहने लगता है कि क्या हुआ है, आके से यहाँ पे आके सो जाओ। तो वो नहीं जा रही होती है, वो यहाँ पे खड़ी होती है। तो वो कहता है कि मैं नहीं काटूंगा, तुम्हें ये नहीं खा जाऊंगा, तुम आके सो जाओ। वो अभी भी नहीं मान रही होती। तो वो कहने लगता है लाइट वगैरह बंद कर देता है। तो वो फिर दोबारा लाइट को ऑन कर देती है। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा? जब 3 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तो मतलब मैं अब क्यों करूंगा? तो वो फिर वहाँ से फिर भी वो उसको देख रही होती है खड़ी होकर। तो फिर वो कहने लगता है ओ अच्छा मुझे समझ आ गया, यानी तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मुझे इसी तरह बताओ ना, तो जाओ जाके कहीं और सो जाओ, क्योंकि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती हो। तो वो भी फिर गुस्से में
आके वहाँ पे उसके साथ ही लेट जाती है। और फिर दिखाई देता है कि वो दोनों आपस में एक साथ लेट गए हैं और वो उसके साथ कमर करके लेटी होती है। तो वो कहने लगता है कि कितनी अजीब बात है कि तुम मेरे साथ कमर करके लेटी हुई हो। तो वो अपनी तरफ मुँह कर देती है उसकी तरफ अपना। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं होप करता हूँ कि जो भी किडनैपर हमारे पीछे लगा हुआ है, जिसने ब्लास्ट किया और जिसने तुम्हें किडनैप किया, तो हम लोग उससे बच पाए और किसी तरीके में उसको पकड़ लूँ ताकि तुम्हें कुछ भी ना हो पाए। और वैसे भी उसको ये घर का पता चल चुका है, तो तुम्हें मैं किसी और घर में शिफ्ट करूँगा जल्दी से जल्दी। और फिर वो यहाँ पे ये सब बातें वगैरह करके उसको सुला देता है, वो सो जाती है। तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है। इसके बाद दिखा जाता है कि वो एक ख्वाब देख रही होती है जिसमें बचपन में उनकी पूरी फैमिली का हो जाता है एक्सीडेंट और उसकी बहन को बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती हैं और वो बहरी हो जाती है। तो वो जब उठती है तो वो बोलने लग जाती है और चीखने लग जाती है उसकी मतलब के हीजन। तो वो कहने लगते हैं उसकी मोम गुस्से में कि तुम क्यों बोल पा रही हो, तुमने नहीं बोलना। और फिर वो रोने लग जाती है। तो मोम उसका मुंह घुट के बंद कर देती है, यानी उसकी मोम ने ही उसके साथ बचपन से ज़बरदस्ती की थी कि तुमने कभी भी नहीं बोलना। तो वो तो ये ख्वाब देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसकी नींद खुल जाती है और यही वो ख्वाब वगैरह सोच रही होती है और अपनी मतलब के बहुत टाइम पुरानी यादें सोच रही होती है। तो किडनैपर ने कर लिया आता है उसके पापा को किडनैप और उसके कॉल करके कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे पापा को किडनैप कर लिया और तुम्हारे पास वैसे भी मेरा फ़ोन है, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या कर रही हो उसके साथ। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम अभी तक उसको किडनैप कर रही हो इसके ज़रिए से सोयन को। तो वो कहने लगते हैं कि तुम उसको किडनैप क्यों कर रही हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे उससे डाइवर्स चाहिए। तो वो कहने लगता है अच्छा तो मतलब तुम हमारी ही टीम में हो, तो फिर ठीक है मैं मान जाता हूँ और वैसे भी तुम हमारी टीम में हो तो मैं तुम्हारे पापा को भी छोड़ दूंगा। तो वो भागी जाती है हॉस्पिटल में अपने डैड को देखने के लिए। तो वो तो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो पुलिस आ जाती है उससे कार्रवाई वगैरह करने के लिए। तो वो उसके साथ लेके जाने लगती है। तो अचानक से हो जाता है उनकी कार का रेडियो हैक। तो उसको समझ आ जाता है कि ये तो किडनैपर का ही काम है। इसके बाद उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, वो तो रोने लग जाती है। तो पुलिस वाले आ जाते हैं टेंशन में कि इसको क्या हो गया। इसके बाद अचानक से ही पीछे से आ जाता है हमारा हीरो यानी कि सोयन। अब देखो यार हीरोइन की तबीयत खराब हुई है तो हीरो ना आए ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं ये सब उसकी कार्रवाई वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है मैं दे दूंगा। तो वो कहने लगता है कि आप यहाँ पे क्यों क्या करना है। तो वो कहने लगता है कि ये मेरी बीवी है। तो हीजिन तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि 3 सालों में आज तक उसने कभी भी किसी को नहीं बताया था कि ये मेरी बीवी है। और वो उसको कहने लगता है कि आपने भी किसी को नहीं बताना कि ये मेरी बीवी है, इसको सीक्रेट रखना है। इसके बाद वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और ये सब यादें कर रही होती है कि इसने आज तक मुझे हमेशा कहा है कि तुमने किसी के सामने नहीं आना मेरी बीवी का कहते हुए। तो वो उसको कहने लगता है पुलिस ऑफिसर कि आप मेरे साथ पिक्चर खिंचवाएंगे। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मैं आपके पास आऊँगा इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के लिए तो मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी से पिक्चर्स खिंचवाऊँगा। इसके बाद वो उसको उठाता है और उसको कार में बिठा देता है अपनी और फिर उसको कहता है कि सेफली यहाँ पर बैठी रहो। और फिर वो पुलिस वगैरह से बातें वगैरह करके यहाँ से चला जाता है, कार के अंदर जाके बैठ जाता है। यही वगैरह जो मैंने आपको कहा था पिक्चर वगैरह खींचने के लिए। और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात में। तो वो कार में बैठता है उसके साथ और उसको कहने लगता है कि मुझे पता चल गया तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ है क्योंकि उधर सिस्टर के पास मेरा फ़ोन नंबर था और उससे मुझे ये सब बता दिया। तो जल्दी जल्दी तुम्हारे डैड का हॉस्पिटल चेंज करना पड़ेगा, उसकी सिस्टर भी चेंज करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारे इसमें भरपूर साथ दूंगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और आवाज़ वगैरह निकाल देती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्या ये आवाज़ भी निकाल सकती है। तो वो तो अच्छे से रो रही होती है। तो वो कहता है कि अच्छे से रो लो और कोई बात नहीं हौसला रखो। तो वो तो भाई फूट के रोने लग जाती है। वो उसको अपना नैपकिन वगैरह दे देता है और फिर भाई वो शुरू हो जाती है रोना। इसके बाद दिखा देता है कि हुआ का सीन दिखा रहे हैं और वो तो आ जाती है इसके पास बैठने के लिए हमारी हीरोइन के दोस्त के पास। और फिर वो कहने लगती है कि तुमने जो सीक्रेट क्रश के बारे में बोला था क्या वो तुम्हारी हीजन ही है। तो वो जो पानी पी रहा होता है तो उसके मुंह से स्प्लिट हो जाता है, गिर जाता है। तो वो कहने लगता है हाँ तुम्हें कैसे पता लगा हो। तो वो कहने लगते हैं कि आप मुझे तो पता लग ही गया था, किसी तरीके भी पता लगना हो। इसके बाद वो यही बातें कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसको ले आया था शादी वगैरह करवा के होटल। तो वो कहने लगती है होटल वगैरह बुक कर लिया था कमरा। तो वो कहने लगती है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा रो के मूड खराब कर लिया है, अपना जाओ जाके मुँह हाथ वगैरह धो लो जाके। और फिर जाती है वो अपना मुँह हाथ वगैरह धोती है अच्छे से और फिर बाहर आती है। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम ना अच्छे से तैयार होकर आ जाना क्योंकि आज हमारे फैमिली डिनर है तो तुमने वहाँ पे आना है। इसके बाद वो उससे पूछने लग जाता है इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो वो कहने लगता है कि तुमने पुलिस वालों को भी तो जाके बताना ही है, तो मुझे बता दो कि तुम लोग का आपस में क्या मामला है। तो वो कहने लगती है ये क्या मतलब। वो कहता है ये मर्डर के साथ तुम्हारा क्या मामला है। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है तुम खाना वगैरह खा लो, इसके बाद तुम वो पार्टी वगैरह पे आ जाना जो हम लोगों ने फैमिली डिनर करना है। वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो सोचने लग जाती है और फिर जब दिखा जाता है कि वो खाने के
के लिए डिनर पे आ जाते हैं। तो सोयन भी आ जाता है वहाँ पे, लेकिन हिजन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तो वो कहने लगता है कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा मतलब कि काम में फंसी हुई थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई है, तो हम लोग अपना खाना शुरू करते हैं। तो वो उसका डैड गुस्सा करने लगता है। वो कहते हैं कि किसी तरीके अपनी बीवी को बुलाओ। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो तो वहाँ पे सो गई होती है, उसकी आँख लग गई होती है। तो वो जल्दी जल्दी भाग के आती है, उनके पास आके बैठ जाती है और फिर वो उसके भर भर की बुराइयां करने लग जाता है। उसको ससुर कहने लग जाता है कि मैंने तो तुम्हारी इसकी बड़ी बहन से शादी करवानी थी, लेकिन वो तो एक टाइम पे आके भाग गई, तुम्हें इससे शादी करनी पड़ी जो ना बोल सकती है और ना ही इसके अंदर कोई स्किल्स हैं। तो वो उसको उठा के लेके जाने लगता है। तो उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर गिलास फेंकने लगता है, लेकिन वो उसको जल्दी जल्दी बचा लेता है और खुद वो गिलास फेंक ले अपने ऊपर खा लेता है। तो उसका डैड उसको डराने की कोशिश करने लग जाता है। तो उसका अपने डैड को कहता है कि आप वैसे कुछ भी नहीं थे, आप दादा की वजह से इतनी ज़्यादा शोहरत आपने पाई है और अब आप इतने जो चढ़ रहे हैं आसमानों पे, तो आप चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूं ताकि आप आसानी से इलेक्शन जीत जाएं। तो मैं तो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं साथ दूंगा। और वो ये सब धमकियां वगैरह देके वहाँ से चला जाता है और वो एलिवेटर में उसको हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता क्योंकि उसका हाथ टाइटली पकड़ा होता है। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा, और वैसे भी इन लोग जब तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहे थे तो तुम उसका जवाब नहीं देती, क्यों नहीं देती हो, और अगर तुम जवाब नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारे बदले उनका जवाब वगैरह दूंगा और तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। ये सब उसके बातें वगैरह करके वो नीचे जा रहे होते हैं एलिवेटर के जरिए, और यही बातें वगैरह चल रही थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और फिर सोचने लग जाती है, और फिर वो वहाँ पे अपने डैड को भी सोचती है और किडनैपर की बातों को भी। तो वो एक हिसाब से पागल होने लग जाती है। तो वो जल्दी जल्दी उसको फ़ोन को फेंकते हैं किडनैपर के और डस्टबिन में फेंक के उस कूड़ा को फेंकने जाती है बाहर। तो सोयन कहते हैं कि मैं चलो फेंक देता हूँ तुम्हारा कूड़ा, लेकिन वो कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं। तो वो नहीं मान रहा था, तो वापस वो कूड़ा अपने कमरे में ले जाती है और उसमें से फ़ोन निकाल लेती है वापस से। तो वो देख रही होती है अपने फ़ोन पे अपनी दोस्त वगैरह की बातें वगैरह सुन रही होती है और उसको गुड लक वगैरह विश करने लग जाते हैं। तो सोयन भी आता है और कहने लगता है कि मेरी तरफ से भी मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। इसके बाद वो कहती है कि अगर ऐसा हो कि मैं वो इंटरव्यू जीत जाऊँ या फिर वो तुम्हारी जॉब पे लग जाऊँ, तो वो उसके कहने लगता है कि कौन सी। तो वो कहने लगती है वही जो तुम सोचते हो कि जिसके बारे में मैं नहीं लग सकती, तो उसके बारे में तुम्हारे मॉम डैड क्या सोचेंगे। तो वो उसको कहने लगता है कि तुमने मेरे मॉम डैड की कोई भी नहीं बात सुननी और ना ही उनके बारे में कुछ सोचना है, उनका काम है बोलना, तो उनको बोल लेने दो और तुम सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दो। तो वो तो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। अगले दिन आती है इंटरव्यू के लिए। तो वो जैसे जैसे बोल रहा होता है तो वो फ़ौरन अपने मतलब कि साइन लैंग्वेज में उसको बताने लग जाती है और वो बिल्कुल ही स्पीडों में बता रही होती है, उसको बोलने का मौका भी नहीं दे रही होती। तो वो कहने लगता है कि तुमने इतनी आसानी से सारी साइन लैंग्वेजेस कैसे समझा दी हैं। तो वो कहने लगती है कि मैंने आपकी बहुत ज़्यादा स्पीचेस वगैरह सुनी है और मुझे पता है कि आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मैं पहले से ही प्रैक्टिस वगैरह करके आई थी। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा जिसने कभी भी नहीं जो तुमने कभी भी नहीं सुना होगा, तो मैं देखता हूँ कि तुम वो किस तरह कर पाती हो साइन लैंग्वेज के जरिए से। तो वो उसको बोलने लग जाता है न्यू डॉक्यूमेंट को अपने। तो वो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से साइन लैंग्वेज में समझा देती है और वो बहुत अच्छे से अपनी साइन लैंग्वेज को तैयार कर देती है और सबको समझ भी आ रही होती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो देते हैं कि उसने इतने अच्छे तरीके से ये साइन लैंग्वेज कैसे समझा दी। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि जब उसने बोला था, चैलेंज किया था उसके साथ कि मैं ये जॉब पा के ही रहूँगी, तो वो तो बहुत अच्छा कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा अपने वाइफ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद उसकी जॉब वहाँ पे पक्की एक हिसाब से हो ही गई होती है। वो जा रही होती है वापस, तो उसको एक कार्ड मिलता है जिससे उसको पता लगता है कि उसके डैड की जॉब को मतलब कि हॉस्पिटल को बदलवा दिया गया है। तो वो वहाँ पे जाती है अपने डैड से मिलने के लिए। तो वो डैड उसको कह रहे होते हैं कि मैं सोयन का भी ध्यान रखूंगा और आपका भी ध्यान रखूंगा। तो वो उसको समझ देते हैं कि यहाँ पे सोयन होके गुजरा। तो वो कहने लगते हैं कि क्या वो वहाँ पे आया था। तो वो उसका डैड कहने लगता है कि हाँ आया था। तो यहाँ पे पता लगता है उसके डैड को थोड़ी सी दिमाग की प्रॉब्लम आई हुई है। तो वो यहाँ पे बात वगैरह कर रहे थे। तो वो कहने लगता है इसका सेक्रेटरी की मुझे तो हीजन बहुत अच्छी लगी है इस काम के लिए, उसने बहुत अच्छे तरीके से ये सब साइन लैंग्वेज वगैरह समझाई है। तो मैं तो कहता हूँ कि वही ये जॉब डिजर्व करती है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीजन की मॉम और सारे सोयन की मॉम वगैरह पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो उसको कहने लगते हैं कि मेरे बेटे को फ़िश पसंद है तो तुम भी फ़िश ही खाओ। तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो उसको ज़बरदस्ती खाता रहता है, लेकिन वो जैसे वहाँ से जाती है तो वो निकाल देता है उसको मुँह से। तो इन दोनों के साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था हीजन और सोयन के साथ। तो वो आपस में बचपन में मिलते हैं आपस में, और फिर उसको पता लगता है अच्छा वो नहीं बोल सकती। तो वो उससे नाम पूछे तो वो उसके हाथ पर लिख के बता देती है अपना नाम हीजन। तो यही वो चीज़ें वगैरह सोच रहा होता है। और फिर वो उसको कहने लगती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे डैड का वो हॉस्पिटल वगैरह बदलवा दिया है, उसको थैंक यू वगैरह कर रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो बीवी के साथ, जिस लड़की के साथ
उसकी शादी हो रही थी यानी इसकी बड़ी बहन के साथ। हीजन वो आ गई है वापस और उसके मतलब हस्बैंड ने सोयन ने कहा था कि तुम ये रिंग तब तक अपने पास रखोगी जब तक वो वहाँ से इसकी रियल ओनर आ नहीं जाती। तो वो दोबारा से उस मोबाइल को निकालती है किडनैपर के और उसको कॉल करती है और कहने लगती है कि तुमने हीजन से शादी क्यों की हुई है, तुम्हारी वो पहली वाली बीवी आ चुकी है, तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए और उसको डाइवोर्स दे दो, मुझे मेरा यही मतलब है। तो वो कहने लगता है कि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस वजह से मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो वो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही होती है। वो कहने लगता है कि जब वो जाने लगी थी तो वो एक बार मुझसे बात करके लाजमी गई थी। तो वो कहने लगती है कि क्या बात हुई थी। तो वो कहता है कि हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें वो मेरी वाइफ कभी भी नहीं बन सकती है, ये उसने इस कॉन्ट्रैक्ट में बोला था। इसके बाद ये बातें करते करते वो आ जाता है घर और वो जल्दी जल्दी अपना फ़ोन छिपाती है और फिर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है बस मैं यहाँ पे वैसे खाना वगैरह बनाने के लिए आई थी। इसके बाद दिखाया जाता है पार्टी का सीन जहाँ पे सोयन आया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी हो रही होती है। यहाँ पे हीजन भी आ जाती है, इसकी मॉम से मिलती है आके। तो वो कहने लगती है कि कहने लगती है कि तुम्हारे डैड का हॉस्पिटल चेंज करवा दिया गया। तो वो कहने लगती है जी मॉम। इसके बाद कहती है कि मिनिस्टर को पता चल गया होगा, तुम्हारे हस्बैंड को भी पता लग गया होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ जी मॉम वो तो पता लग ही गया। इसके बाद वो कहते हैं कि आप मॉम वो अपने हस्बैंड के बारे में क्यों नहीं पूछी। तो वो कहता है कि वो जाए जहाँ जाने उसने, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो उसका कोट वगैरह उतार देती है और कहने लगती है कि तुम इस तरह अच्छी लग रही हो उस ड्रेस में, और कोट उतार देती है और इसी तरह तुमने फिरना है। तो वो आ जाती है और बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रही होती है क्योंकि सब आपस में लगे होते हैं, वो एक जगह पे खड़ी होती है। इसके बाद दिखाया जाता है वो उसी है किडनैपर के फ़ोन से उससे बातें वगैरह कर रही होती है रूफ टॉप पे खड़ी होकर, और वो भी उससे बातें कर रही होती है कि तुमने क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाया था। और वो अपनी भर भर के बुराइयां कर रही होती है कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो तो सारी लैंग्वेज से बात करती है, उसमें कोई मतलब कि तारीफ वगैरह भी कुछ नहीं हम लोग कर सकते उसकी, और इतनी बुरी तो है, तुमने उससे शादी वगैरह क्यों की है। तो वो कहने लगता है कि मेरी बीवी में कोई भी कमी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, गुड लुकिंग है और वो बहुत ज़्यादा काम वगैरह कर सकती है। तो वो तो इतनी तारीफें वगैरह सुन के रोने लग जाती है कि क्या ये मेरे बारे में इतना अच्छे से सोचता है। तो वो तो और अपनी बुराइयां करने लग जाती है। तो बातें वगैरह कर करके वो अचानक से ऊपर आ जाता है हीजन के पास। तो वो ऊपर आ जाता है रूफ टॉप पे। तो वो देख लेता है उसको कॉल पे बात करते हुए। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ जाता है कि यही किडनैपर के फ़ोन से बात वगैरह कर रही थी उससे, और उसने डैश कैम में वीडियो भी देख ली थी पुलिस के कि ये बोल सकती है। तो यहीं पे ये होता है कि हिंजन सोच रहा होता है कि उसको उसकी आवाज़ के बारे में कैसे पता लगा कि वो बोल सकती है। और यहाँ से देखते हैं कि वो हिंजन को लेके जाती है यूनी एक दूसरे कमरे में और वो उनके पास आकर उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो उससे क्या बातें करने लगती है कि मुझे पता लगा कि वो ट्रांसफ़र हो गया तुम्हारी बहन का और वो आ रही है यहाँ पे। ये बातें करके वो बाहर आ जाती है, सामने होता है हिंजन और वो कहने लगता है कि मेरे साथ चलेंगी आप। तो वो कहने लगती है ओके। तो वो यूनी को कहने लगता है कि क्या आपको पता है कि सोयन क्यों नहीं बोल सकती है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें बताया तो था कि उसका बचपन में कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके डैड की डेथ हो गई थी और उसकी जो बहन है वो डीफ हो गई थी। तो उसकी गिल्ट में आके वो बोलना बंद कर दिया था उसने। तो वो कहने लगता है कि कार एक्सीडेंट उसकी थोड़ी गलती थी, वो तो गलती से ही हुआ था, तो उसको इतना ज़्यादा भी गिल्ट किया कि वो भी इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक वो बोल नहीं पा रही है सिर्फ इसी गिल्ट की वजह से। और मेरी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया करें आप और उसके साथ बदतमीज़ी वगैरह ना किया करेंगे कि सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाते हैं वो वाइन पी रहा होता है तो वहाँ पे आ जाती हैं उसके पास कुछ लड़कियाँ और ये वही होती हैं जो रेस्ट रूम में बातें कर रही होती हैं हिंजन के बारे में और कहने लगती है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया पहले से भी ज़्यादा। वो देखते हैं कि हिंजन कहीं सोयन कहीं जा रही है, सॉरी हिंजन कहीं जा रही है। इसके बाद सोयन के पास आ जाता है वो मिनिस्टर और कहने लगता है कि तुम कब अपने डैड की कंपनी को ज्वाइन करोगे। इसके बाद उसको किडनैपर का कॉल आ जाता है जो कि बात कर रही होती है हिंजन, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया था। और यहाँ पे वो देखते हैं कि ये कोड तो हिंजन का इसके पास कैसे है। वो उससे पूछने लगता है तो वो कहने लगता है कि ये तो रेस्ट रूम में पड़ा था, मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ। इसके बाद वो आ जाता है रूफ टॉप पे तो जल्दी जल्दी हिंजन अपना फ़ोन छुपा देती है। वो बचने के चक्कर में गलती से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, गिरने लगती है तो वो उसको जल्दी जल्दी भाग के पकड़ लेता है और बचा लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। उसको खड़ा करता है और कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती हो, तो तुम फ़ोन पे क्या बात कर रही थी और किससे बात कर रही थी और कैसे कर रही थी, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा नहीं तो मैं तुम्हें फोर्स करूँगा। उसको अचानक से याद आ जाता है इस बात का कि ये तो फ़ोन पे बात करी थी। उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो ही रहा होता है कि मुझे बताओ नहीं तो मैं तुम्हें फोर्स करूँगा कि तुम फ़ोन पे कैसे बात कर सकती हो क्योंकि तुम तो बोल नहीं सकती हो। वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसको रोक देता है, उसके ऊपर कोड देता है और उसको एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है, उस पर बात करने लग जाता है। और वो अपनी सेक्रेटरी को कह रहा होता है कि तुमने सारी की सारी गेस्ट लिस्ट चेक करनी है और पता लगवाना है कि वो किडनैपर का जेंडर क्या है, लड़की है या लड़का है। इसके बाद वो तो लिफ्ट के ज़रिए से जा रही होती है तो वो भी उसका पीछा करने के लिए सीढ़ियों से भाग जाता है उसके पीछे पीछे। यहाँ भी दिखाया जाता है कि ये होती है हिंजन की मॉम और वो तो उसके बिल्कुल पास ही जाके गुजरती है और वो देख रही होती है एक
पिक्चर, जो कि हमें पता लगता है कि ये हिंजन का ग्रैंड फादर है, जिसने कि इसको बोला था कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी बहू बनना या फिर हिंजन के मॉम बनना। तो वो ये सब बातें याद करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर वाइन फेंक देती है, लेकिन वो नहीं देख पाता सोयन, और उसको पता लग जाता है कि वो कहने लगता है कि तुमने अभी तक जेंडर का पता लगवाया नहीं, लगवाया, तुम जल्दी से जेंडर का पता लगवाओ। इसके बाद देखते हैं कि वो घर पहुंच जाते हैं और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर वो निशान देखना है जो तुम्हें बचपन में लगा था, क्या तुम्हें याद है? उसके बाद वो देखता है, वो कहने लगता है कि बचपन में तुम्हें एक कुत्ते ने काटा था और तुमने अपनी आवाज़ को रोके रखा था, लेकिन वो कैसे रोके रखा था तुमने? बहुत ही ज़्यादा तुम इनक्रेडिबल हो, तुमने इस आवाज़ को रोके रखा अपनी और उसको कुछ भी नहीं होने दिया, मतलब कि आवाज़ नहीं बोल दी। और वो याद करने लगती है कि हुआ क्या था। वो बचपन में बनना चाहती थी न्यूज़ रिपोर्टर, और वो अपनी कोई न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रही होती है तो अचानक से उसकी मॉम आ जाती है, वो उसको छुपा देती है और उसकी मॉम वो देख लेती है रिपोर्टर, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम बोल नहीं सकती और तुमने नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, तुम बड़ी हो जाओगी तब भी नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम्हारी बहन डीफ है और उसको बुरा लगेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और सामने होता है कुत्ता, तो वो भाग जाती है, भागने लगती है तो वो सामने से आ जाता है ह्यूनजिन और वो उसको बचा लेता है, लेकिन फिर भी तब तक उसको कुत्ते ने काट लिया होता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें फाइट करना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे ये कुत्ता हो, या तुम्हारी बहन या तुम्हारी मामा, तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए, तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए। और फिर वो नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर आ सकती हो। उसको पिगी बैंक करके उसको घर तक पहुँचाता है और वो सब ये चीज़ें याद कर रही होती है लेट के, और दिखाया जाता है ये दोनों आराम से सो जाते हैं अलग अलग कमरों में। और फिर वो सोचने लगता है कि मैं इसके पास जाऊंगा और उसको कहूंगा कि अब तो तुम इतनी बड़ी होगी, अब तुम बोलती क्यों नहीं, अब हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते, बड़ी होगी हो और तुम्हारे पास अथॉरिटी है बोलने की, तो तुम क्यों नहीं बोलती हो। तो वो अपने फ़ोन में लिख के बोलती है कि हर एक के पास अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, हमारे दरमियान तो कोई भी सीक्रेट नहीं है। तो हमें पता लगता है ये सब सिर्फ और सिर्फ ह्यूनजिन की इमेजिनेशन होती है। हालांकि वो उसके दरवाजे के सामने खड़ा होता है लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो मीटिंग में बैठा होता है लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा होता। यहाँ पे वो कहने लगता है कि हम लोगों ने इंटरप्रेटर की लास्ट लिस्ट बना लिया कि जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तो वो उसको कहने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत से ये लिस्ट बनाई है, आप कम से कम इसको सुन तो लें। तो वो नहीं सुन रहा होता और यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ यही बातें सोच रहा होता है कि वो बोल सकती है, वो बोल नहीं सकती है। इसके बाद वो देखते हैं कि सेक्रेटरी आ जाता है रेस्टोरेंट में और उससे अपनी बीवी से बात कर रहा था कि कहने लगता है कि मेरा बॉस लगता है कोई डिप्रेशन वगैरह में है जिस वजह से वो मुझसे नहीं बात कर पा रहा है। तो वो कहने लगता है कि चलो और बात करते हैं। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के दरमियान सीक्रेट्स होते हैं? तो वो कहने लगता है कि हाँ, हर एक के दरमियान सीक्रेट्स होते हैं, मेरे भी कुछ सीक्रेट्स हैं, हम लोग एक दूसरे को हर एक बात बताते हैं। और यहीं पे ये बातें वगैरह हो रही। इसके बाद हम लोग ह्यूनजिन को देखते हैं जो कि अपनी टीम के पास होती है और ये सब मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं और अचानक से मैसेज आ भी जाता है। तो इसके साथ जो लड़की इसकी बेस्ट फ्रेंड बैठी होती है तो वो सबको बता देती है कि इसको मैसेज आ गया, ये सिलेक्ट हो गई है इंटरप्रेटर के लिए। और ये सब बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं और मतलब कि खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। और फिर वो कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुबारक हो, तुम सिलेक्ट हो गई और मुझे पक्का यकीन था कि तुमने इतनी मेहनत करती हो, तुम ज़रूर सिलेक्ट होगी। हमें कहीं पे ना पार्टी वगैरह करने जाना चाहिए इसकी खुशी के लिए। तो फिर देखते हैं कि वो अपने डैड को कॉल करने लगती है, लेकिन वो डैड की जगह फिर सोयन को बताने लगती है कि मैं अब सिलेक्ट हो गई इंटरप्रेटर के लिए और मुझे कांग्रेट्स करो। ये लिखती है लेकिन ये इसको मिटा देती है और कहने लगती है कि नहीं भाई, मैं क्यों इसको मैसेज वगैरह करूँ, ये मुझे खुद करेगा। और ये सब मैसेज को मिटा देती है और ये इमोजीज वगैरह में चली जाती है और इससे गलती से एक इमोजी सेंड हो जाती है। तो ये तो भाई होने लग जाती है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और ये इमोजी वो देख लेता है बैठा हुआ सोयन और वो तो बिल्कुल ही शौक हो जाता है कि क्या इसने ये क्या दी है, मुझे इमोजी सेंड की है। इसके बाद वो चश्मा उतार के सही तरह देखता है कि सच में मैं सही देख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे वो जो बातें वगैरह कर रहे होते हैं कहने लगते हैं कि हम लोग ने जो इंटरप्रेटर को सिलेक्ट किया, हमें उसके साथ डिनर पे जाना चाहिए। वैसे तो हम लोग बहुत महंगे महंगे होटलों में जाते हैं लेकिन हम लोग अब सिंपल खाना खाएंगे जाके और डिनर वगैरह करेंगे। लेकिन वो तो उसी इमोजी के बारे में सोचने लग जाता है और जब उसको अचानक से हिला जाता है तो वो कहने लगता है हम क्या बात कर रहे थे। वो कहने लगता है कि हम तो डिनर की बात कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे। वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम लोग के साथ जाऊँगा। तो ये तो सेक्रेटरी सोचने लग जाता है कि आज तक तो ये हमारे साथ खाने के लिए गया नहीं है, अब इसको क्या होगा कि ये कह रहा है डिनर के लिए जाना है। और ये अभी भी सोच रहा होता है कि मैं इसका क्या रिप्लाई करूं। तो वो उसको रिप्लाई कर ही देता है कि कांग्रेट्स, तुम इसके लिए सिलेक्ट हो गई इंटरप्रेटर के लिए। यहाँ पे सोचते थे कि मैंने इस मैसेज को डिलीट भी कर दिया इमोजी को, तो कितना अजीब लगेगा। इसके बाद वो मैसेज पढ़ती है उसका थैंक्स का और मतलब कांग्रेट्स का, तो वो भी उसको कहने लग जाते हैं थैंक यू सो मच। इसके बाद वो खुश होने लग जाता है
और यहाँ पे वो अपने टीम वगैरह से पूछने लग जाता है कि जब कोई नया नया सिलेक्ट हुआ हो किसी जॉब के लिए तो हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो हर कोई अपनी अलग अलग चीज़ें बताने लग जाता है। कोई कहता है कि फ़ोन लेना चाहिए, कोई कहता है कि लैपटॉप देना चाहिए, लेकिन एक बंदा कहता है कि उसको कपड़े वगैरह देने चाहिए। ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ताकि वो न्यू कपड़े पहन के अपनी न्यू जॉब पर जाए। तो वो उसको लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर देता है और कहने लगता है कि इतने बजे तुमने यहाँ पर पहुँच जाना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हुआन जाओ और यूरी का सीन, जो कि एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो अपना सारा सीन वगैरह बताने लग जाते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि तुम बेसमेंट भी तो दिखाओ जिसके बारे में तुमने बोला था। इसके बाद वो बेसमेंट दिखाने जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पे एक लड़का आया था मेरे साथ खेलने के लिए। तो वो कहने लगता है कि क्या खेलने आया था ये भी बताओ। वो कहने लगता है कि उसने मुझे बोला था कि बिल्ली का सर काटना है, पैर काटने हैं और उसकी पूंछ काटनी है, और वो उसने रियली किया था ये सब कुछ, और वो उसने इस तरह खेला था और मैं तो ये सब चीज़ें देख के डर के भाग गया था उसी टाइम ही वहाँ से। तो वो कहने लगते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। वो कहता है कि मैं तो यहाँ से भाग गया था। इसके बाद दिखाता है कि ये लोग यहाँ से रिकॉर्ड करके वहाँ वापस जा रहे होते हैं और कहने लगता है कि बचपन में ना मैं भी इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था कि इतने ज़्यादा बच्चे जा कर रहे हैं अनाथ आश्रम से, तो मुझे लगता था कि ये अडॉप्ट वगैरह कर रहे हैं असलियत में और जा रहे हैं। तो मैं इतना गौर नहीं करता था, लेकिन अब मैं जब बड़ा हो गया तो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि ये कहाँ जाते थे सच में, और अब मैं इसमें इतना कैपेबल हूँ कि मैं पहचान सकता हूँ, मैं ये इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। तो वो कहने लगती है कि सॉरी, यूरी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा समझा था। और फिर वो उसको बताने लगती है कि ह्यूनजन की जॉब लग गई है इंटरप्रेटर की, और मुझे पक्का यकीन था कि वो कर लेगी आराम से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसको मुबारकबाद भेजने लग जाती है और फिर वो उस टाइम पे आते हैं। वो कहने लगती है कि तुम ह्यूनजन हो। तो वो कहने लगती है हाँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए सोयन ने ये ड्रेस वगैरह प्रिपेयर किया है जो कि तुमने गिफ्ट किया उसने, और तुमने ये पहनना है। तो यहाँ पे आई होती है हमारे उसकी बहन भी, जो कि आई होती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो वो ड्रेस चेंज करती है और वो कहने लगता है कि तुम्हें एक और ड्रेस पहननी चाहिए। वो इसको कहता है कि ये वाली ड्रेस ट्राई करो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने ये ट्राई नहीं करनी। तो वो भी मान जाता है आराम से और कहने लगता है कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं ट्राई किया। तो वो कहने लगते हैं कि हर एक को बंदे को पता होता है कि किस पे क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता, और मुझ पे वो सूट नहीं करना था। तो वो कहने लगता है कि इस ड्रेस का क्या ख्याल है, तुम्हें ये ड्रेस ट्राई करना चाहिए। उसके बाद वो ट्राई करने चली जाती है उस ड्रेस को। इसको आ जाती है कॉल और कहने लगता है कि जो भी है ना वो किडनैपर वो एक लड़की है। इसके बाद वो तो देखने लग जाता है कि ह्यूनजन आ गई है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। और वो कहने लगता है कि अपने आप को इतना गिल्ट फील नहीं करवाते हैं और तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ऐसे ही इमेजिन ही कर लेते हैं। ये सब उसकी बहन देख रही होती है। इसके बाद आते हैं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे देख रहे होते हैं बहुत महंगे महंगे खाने होते हैं। लेकिन सोयन कहने लगता है कि तुमने जो खाना है तुम वो ऑर्डर कर दो, हम लोग आपस में मिलके पैसे दे देंगे और खा लेंगे। तो वो कहने लगती है कि उसको मैसेज वगैरह दिखाने लगती है। तो वो अचानक से आ जाता है हुआनजा का मैसेज, वो भी उसको पढ़ने लग जाता है। तो वो उसको मना कर ही रही होती है क्योंकि वो कहने लगता है कि तुम्हारी जॉब लग गई है तो हम दोनों को डिनर करना चाहिए, यूरी भी मेरे साथ है। तो वो कहने लगता है सोयन कि तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, हम सब मिलकर इकट्ठे डिनर करेंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि ये चारों बैठे होते हैं और डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। तो कहने लगता है कि तुम इसके साथ क्यों आए हो। तो वो कहने लगता है कि भाई हम इसकी न्यू जॉब लगी है, हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे थे और खाना वगैरह खा रहे थे, और तुम्हें इससे क्या मसला है कि मैं इसके साथ हूँ या ना हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो यूरी के साथ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग एक शो बना रहे हैं जिसमें हम लोग सारी रियलिटीज़ वगैरह बताते हैं ऑर्फनेज बच्चों की। और यूरी तो उसको मतलब कि सारा कुछ एक्सप्लेन करने लग जाती है कि हम लोग यहाँ गए, यहाँ नहीं गए, यहाँ हम लोग ऑर्फनेज के बारे में पता लगवाया और इतनी चीज़ें पता लगवाई। यूरी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगती है। तो वहीं पर ह्यूनजो को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि कुछ हमारे रूल्स होते हैं, हम लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं बता सकते हैं। इसके बाद वो उसको चुप करवा देता है यूरी को, और यहाँ पे ये लोग लड़ने ही लगते हैं। तो जल्दी जल्दी ह्यूनजन बोल पड़ती है। वो कहने लगती है कि मेरी न्यू जॉब लगी है, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे कॉन्ग्रेट्स करो, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मुझे मेरी जॉब लग गई है। तो वो उसको कहने लगता है हाँ मुझे तो खुशी हुई है, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेट्स कहता हूँ। और यहाँ पे फिर वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। तो हुआनजा कहने लगता है कि मैं इसके पीछे जाता हूँ, लेकिन वो पहले उसके ड्रीम के बारे में बोलते कहता है कि तुम्हारी तो कोई और ड्रीम था ना, तुम अब ये क्यों करने लग गए। तो दिखा जाता है कि ये तो एक ब्रॉडकास्ट वाले स्टेशन में आई होती है, वहाँ गाना सुन रही होती है। तो वहीं पे ही ह्यूनजो बैठा होता है और वो गाने की आवाज़ सुन के उठ जाता है। वो उसको बंद करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बंद कर पाती। वो अंदर आके रूम में बंद कर देता है उसको, और ऐसे ये लोग रोज़ाना आने लगते हैं और आके यही अपना फेवरेट वाला गाना सुनने लगते हैं। तो वो ये सुन के खुश होने लग जाती है, उसको अपना ड्रीम याद आ जाता है। यूरी कहने लगता है अच्छा फिर तो तुम लोगों ने फ्लर्टिंग वगैरह तो की होगी।
तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं हमने ये नहीं की थी। तो वो कहने लगता है कि इन्होंने कैसे की होगी। सोयन को तो बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। वो कहने लगती है कि ये लोग बचपन से साथ हैं, कॉलेज में भी साथ रहे और फिर ये लोग ब्रॉडकास्ट स्टेशन में भी रहे, मैं तो कहती हूँ इन्होंने पक्का फ्लर्टिंग की होगी। तो वो ये सब बातें वगैरह हो रही होती हैं। तो वो कहने लगता है कि इसका ड्रीम पूरा नहीं हो सकता, ये नहीं बन सकती है। तो वो कहने लगता है कि ये क्या नहीं बन सकती है, ये एक न्यूज़ कास्टर रिपोर्टर बनी है और इंटरप्रेटर बनी है जिसमें, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, इसको होना भी चाहिए क्योंकि इसको ये जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है। वो कहने लगती है कि पहले मैं ब्रॉडकास्ट चैनल में जाना चाहती थी लेकिन अब मैं इंटरप्रेटर बन गई हूँ, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। ये क्या कि वो रेस्टोरेंट के लिए चली जाती है और वहाँ जाके उसको किडनैपर का मैसेज वगैरह आने लगता है और यहाँ पे ह्यूंजन कहने लगता है कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। वो कहने लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए बल्कि मैं जाता हूँ आइसक्रीम लेने। तो वो चला जाता है आइसक्रीम लेने, लेकिन बाहर हमें दिखाई देता है कि वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ चली गई है और वो उसको ढूंढने ही लगता है। तो उसको एक मतलब कि स्कूल के बच्चे नज़र आ जाते हैं। तो उसको याद करने लगता है कि मैं इसकी बहन को पढ़ाने आता था तो ये इसके साथ हमेशा बैठी होती थी, तो मैं उसको ऊपर गुस्सा करता था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें जाके पढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसके साथ हमेशा ही रहती थी। इसके बाद वो उसका ना ही मशीन का इस्तेमाल वगैरह करती थी। वो उसको जब भी गुस्से में कुछ बोलता था तो वो तो उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलने लग जाती थी। वो जब उसको डांटने लगता था तो वो उसको लिख के देती थी कि वो तुम्हारी तारीफ वगैरह कर रहा है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रही हो। तो इस बात पर भी ह्यूंजन को बहुत गुस्सा आता था। इसके बाद वो किडनैपर से बात कर रहा था, यानी ह्यूंजन से बात करने लगती है, ह्यूंजन उससे बात करने लगती है। तो सोयन उसको कहने लगता है कि क्या तुमने कभी भी ह्यूंजन की आवाज़ सुनी है। तो वो कहने लगता है कि मैंने उसकी आवाज़ कैसे सुनी थी, वो तो बोल नहीं सकती है। वो कहता है हाँ मुझे मालूम है इसके बारे में कि उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था जिस वजह से वो बोल नहीं पाती है, इतना भी क्या डिप्रेशन है। तो वो उसको कहने लगती है ह्यूंजन की क्या तुम उस पर सिंपैथी वगैरह दिखा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं क्यों सिंपैथी दिखाऊंगा, वो दोनों तो बायोलॉजिकल डॉटर्स हैं और एक की चलो मैं मानता हूँ कि डीफ होगी लेकिन दूसरी वाली क्यों नहीं बोलती है, सिर्फ गिल्ट की वजह से। तो वो कहने लगती है कि उसका अपनी प्रॉब्लम होगी, वो जिस वजह से नहीं बोल रही होती। तो वो ये बातें करता करता ना बिल्कुल आ जाता है ह्यूंजन के पास और वो रास्ते से गुजर रहा होता है। तो ह्यूंजन उसको देख लेती है और देखते हैं कि अचानक से पास से गाड़ी आ रही होती है। तो वो उसका जोर से नाम लेके उसके पास जाती है उसको बचाने के लिए और उसको धक्का मार देती है जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और दिखाया जाता है कि वो उसको किसी ना किसी तरीके बचा लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ी सी चोट लग गई होती है। तो वो उसको मतलब किसी ने प्लास वगैरह लगा रहा होता है। तो वो उसको कहने लगता है कि यार मुझे याद आ रहा है तुमने मुझे तो बुलाया था ना, तुमने मुझे आवाज़ मारी थी। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मैंने तो तुम्हें नाम से नहीं बुलाया। वो कहने लगता है कि मुझे एक और दफ़ा मेरे नाम से बुलाओ। तो वो कहने लगती है कि मैं बोल नहीं सकती तो मैं तुम्हें कैसे नाम से बुला सकती हूँ। तो कहने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है मेरा ख्वाब होगा शायद या मैंने एवी इमेजिनेशन की होगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसको आया होता है किडनैपर का कॉल और किडनैपर उसको बहन कह रहा होता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बहन हो। तो यहाँ पे दिखाया जाता है अगली सुबह का सीन और वो मैनेजर तो इसके बाद कहने लगता है कि हमें तो लगता है साइन लैंग्वेज के बारे में सीखना पड़ेगा क्योंकि वो उससे साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी। तो वो कहने लगता है कि मैं सीख रहा हूँ। तो ह्यूंजन उसको सिखा रही होती है साइन लैंग्वेज वगैरह। तो वो अपनी साइन लैंग्वेज में कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तो वो भी उसको कहने लगती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो डिनर पे आए होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरप्रेटर होते हैं और बीच में ही उसकी बीवी भी बैठी होती है। इसके बाद वो तो सब कुछ ग्रिल वगैरह करके खा रहे होते हैं मज़े से। तो उसके सेक्रेटरी उसको कॉल करने लगता है और उसको बुलाता है कि मेरी बात सुनो ज़रा आके। इसके बाद वो उसकी बात सुनने चला जाता है और ये यहाँ पे सोचने लग जाती है और किडनैपर की बातों को जो उसने बोला था उसको कि तुम मेरी बहन हो। और वो उसको कहने लगता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हारे हस्बैंड को मारना चाहा था लेकिन अब तुम उसको मारने ही नहीं दे रही हो, कहीं तुम्हारा दिल तो बदल तो नहीं गया। और वो कहने लगती है कि नहीं नहीं तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो मर भी जाएगा। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता ना उसकी असलियत के बारे में, वो तुम्हारे बारे में भी जल्दी पता लगवा लेगा। तो यहाँ पे इसको बताता है कि वो पक्का ही लड़की थी कोई और उसकी आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, मैंने आपको उसकी आवाज़ दिखाई है तो ज़रा सुन के बताएं। तो वो उसको समझ आ जाती है कि ये तो ह्यूंजन है क्योंकि उसने उसकी आवाज़ को थोड़ा सा सुना भी था। तो वो उसकी तरफ देखने लगता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ उसको मैच करके देखो। और यहाँ पे इसको पता लग जाता है कि वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि ह्यूंजन है। तो ये बहुत ज़्यादा वाइन वगैरह पी लेता है और बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है। इसका सेक्रेटरी कहने लगता है कि आज तो ये ज़्यादा ही नशे में है। तो वो गार्ड को भेज देता है इसको भेजने के लिए। तो वो गार्ड को कहने लगता है कि मैं यहीं पे ही ठीक हूँ। वो कार में रह जाता है, ह्यूंजन आती है तो वो देख लेती है वो वहाँ पे है तो वो उसको घर ले आती है और वो गलती से नीचे गिर जाते हैं और वो कहने लगता है कि हाँ मैसेज आता है कि वो दोनों रिकॉर्डिंग सेम है। इसके बाद उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। ये जाता है ड्रामे की स्टार्टिंग में सोयंग को कोई पानी के अंदर डिप कर रहा होता है और जो इंसान डिप कर रहा होता है उसके हाथ में एक रिंग होती है।
ये वो ख्वाब देखता देखता अचानक से उठ जाता है और वो अपने पास हियंजन को देखता है और फिर वो आहिस्ता से उठने की कोशिश करता है कि कहीं वो उठ ना जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम और यहीं पे हियंजन भी उठ जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने आप को देखते हैं और वो जल्दी जल्दी फौरन से उठते हैं और वो याद कर रहा होता है रात का सीन जब उसने वो ड्रंक था और वो उसको उठा के लेके आई थी और उसको आगे से याद नहीं आ रहा होता कि वो घर में आने के बाद उन्होंने क्या किया। इसके बाद वो अपना फ़ोन ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ़ोन ऑन नहीं कर रहा था तो वो जल्दी उसको चार्जर पे लगा के बाहर आता है और उसे पूछने लगता है कि रात को क्या हुआ था। तो वो उसको कहने लगती है मैसेज के से कि मैं तुम्हें क्या ऑनेस्ट इसका जवाब दूँ। तो वो कहने लगता है ऑनेस्ट का क्या मतलब है। तो उसको अचानक से आ जाती है कॉल और वो कॉल उठाने के लिए चला जाता है और वो देखता है कि उसकी कॉल आई होती है सेक्रेटरी की और वो कहने लगता है कि आपने मेरा मैसेज रात का देखा या नहीं देखा। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें वॉइस भेजी थी कि देखो ये मैच हो रही है या नहीं। तो वो कहने लगता है अच्छा मैं देखता हूँ। तो वो देखता है कि उसने लिखा हुआ था कि हाँ वॉइस मैच होगी थी। इसके बाद वो उसके सेक्रेटरी करने लगता है डोजिंग के जो भी नर्सिंग होम में हुआ था और जो बॉम्ब फूटा था वो मुझे नहीं लगता कि लड़की वाली किडनैपर ने किया होगा, वो किसी और किडनैपर ने किया होगा। तो वो कहने लगता है कि उन दोनों का पता नहीं आपस में क्या लिंक होगा, वो क्या रिलेशनशिप होगा उनका आपस में। और वो कहने लगता है कि आपको क्या लड़की क्या पता चला कि वो कौन है, क्या वो आपके क्लोज है। तो वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता हूँ, यह अभी मेरा सीक्रेट है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे इतने ज़्यादा क्लू मिले थे लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं पहचान पाया। इसके बाद वो इस हाई वाले सीन को याद करने लगता है कि जब उसको मैसेज किया था कि क्या तुमने अभी तक अपनी बीवी को नेकेड नहीं देखा, क्या तुमने अभी तक उसका थाई वाला नहीं देखा जो भी उसका निशान लगा हुआ है। तो वो उसको इस तरह टीज़ वगैरह कर रही होती है तो वो उसको कहने लगता है कि चुप कर जाओ। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो अपनी क्लासेस वगैरह लेने के लिए आया था तो वो कहने लगता है कि मुझे ये साइन सिखाओ जब कोई बहुत बुरा काम करे और उसको माफ़ करना हो तो उसके साइन सिखाओ। तो वो उसको सिखा रही होती है तो वो कहने लगता है कि मुझसे नहीं ये होगा। इसके बाद वो कहता है कि आज की क्लास यही बंद करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि उससे ये काम नहीं हो रहा होता, माफ़ी नहीं दी जा रही होती। इसके बाद उसको मैसेज आता है और उसकी बहन उसको बुला रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो न्यूज़ देख रहा होता है और अचानक से उसके पास आता है सेक्रेटरी जिसका नाम होता है दोकी और वो उसको कहने लगता है कि मैंने आपकी ने जो मुझे कहा था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का मैंने पता लगवा लिया, ईटे के बारे में मुझे कुछ पता लगा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि योनजिन किसी की तस्वीर देख रही होती है और वो उसके पास आता है योन और उसको कहने लगता है कि मैंने पता लगवा लिया ईने के बारे में और यूरी की जो बड़ी बेटी हमें छोड़ के गई थी और उसके बारे में पता लगवा लिया, वो कोरिया आ गई है। तो वो कहने लगती है तो मैं क्या करूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें नहीं जानना था। तो वो उसको कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं जानना उसके बारे में कुछ भी। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम ड्रंक हो। तो वो कहने लगती है हाँ मुझे नहीं होना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें अपना ये गिल्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें फ्रीडम चाहिए था तो मैंने तुम्हें दिलवा दिया। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और पिछले पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो आई होती है बाहर और देखती है कि किसी मछली को चाकू बजा हुआ है। इसके बाद वो अपने बेटे को छुपा देती है, रूम में लॉक कर देती है, ये तो वैसे सोयन होना चाहिए। और इसके बाद वो एक पिक्चर देखती है जो बच्चा बैठा होता है बिल्ली के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आ गई होती है ह्यूनजिन यूरी के पास, सॉरी यूरी नहीं है इसका नाम एना है, एनी के पास। और वो कुछ पास्ट वगैरह याद करने लगती है कि जहाँ पे वो यूरी को टच कर रही होती है तो वो उसकी मॉम उसको मना कर देती है और वो भी कहने लगती है कि तुम मुझे अपने गंदे हाथों से टच ना करो। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जब दूध लेके जा रही थी उसके पास तो वो भी उसका ग्लास टूट जाता है ह्यूनजिन से और वो उसको देख रही होती है ना। और फिर दिखाते हैं उसकी शक्ल जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ली थी वैसे पहले भी। और वो उसको कहने लगती है कि चलो आओ हम लोग एक शो देखने चलते हैं जो तुम्हें बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो कहने लगती है कि तुम सोच रही होगी कि मैं इतना ज़्यादा क्यों पटर पटर बोली जा रही हूँ, मैं अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, क्योंकि पहले मेरा कान नहीं मैं नहीं सुन सकती थी और तब मैं अलग थी, लेकिन अब तुम बोल सकती हो क्योंकि मैं सुन सकती हूँ। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं बोल सकती हूँ। तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे बचपन से पता था, मैंने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करूँ, तुम्हारी भी साथ ही करूँगी, लेकिन अब मैं सुन सकती हूँ और आराम से सब नॉर्मल हो गई हूँ तो तुम भी नॉर्मल हो जाओ। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारा मतलब ये कि तुम जो भी करो तो मैं वैसे ही करूँ, और तुम अगर बोलो तो मैं बोलूँ और तुम कहो कि चुप कर जाओ तो मैं चुप कर जाऊँ, मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ में मैं चाहूँ जो मर्जी करूँ और चाहूँ बोलूँ या ना बोलूँ। ये क्या कि वो तो गुस्से से वहाँ चली जाती है और एना उसको कॉल करती है, मैसेज करती है और कहने लगती है कि तुम सोयन को अच्छे से नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम हॉस्टेस बना लिया और मुझे उसने आराम से जाने दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि सोयन उसके कमरे की चेकिंग वगैरह कर रहा होता है कि कहीं उसको उसका मिल जाए मर्डर का फ़ोन। तो वो ढूंढ रही होती है तो अचानक से वापस आ जाती है ह्यूनजिन अपने कमरे में और वो कहने लगती है कि तुम मेरे यहाँ पे क्या कर रहे। तो वो कहने लगता है कि मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा था। वो कॉल करती है तो वो उसका फ़ोन उसके कमरे में होता है। वो देखता है कि वही वाली ड्रेस मिल जाती है उसको जो उसने उसके पिक्चर्स वगैरह भेजी होती हैं। वो कहने लगता है कि तुम इस तरह की ड्रेसेस कब से पहनने लग गई, और वो फिर गलती से गिर जाते हैं बेड के ऊपर और फिर उनको याद आ
बताने लग जाता है कि हाँ रात को क्या हुआ था, तो वो तो वहाँ से भाग जाता है और वो देखने लगती है कि क्या ये फ़ोन ठीक है और क्या टाइमिंग ठीक है। तो टाइम देखती है कि रात के 12 साढ़े 12 बज गए होते हैं। इसके बाद उसका दिल तो बहुत ज़्यादा धड़कने लग जाता है, वो वॉकिंग करने के लिए चला जाता है और उसको मर्डर की कॉल आती है और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं उसको छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, या फिर मैं उसके डाइवोर्स दूँ या ना दूँ। तो वो कहने लगती है कि इसको छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओगे। तो वो कहने लगता है कि हाँ पूछो। तो वो कहने लगती है कि तुमने उसको हॉस्टेज क्यों बनाया था और उसकी बहन को क्यों जाने दिया था। तो वो कहने लगता है कि उसकी भी मेरी एक वजह है और मुझे उसके साथ सुकून मिलता था, इसलिए मैंने उसको अपना वो बना लिया था हॉस्टेज और उसको उसकी बड़ी बहन को जाने दिया था और ये मैंने सब ज़बरदस्ती से किया था। तो वो कहने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम उसके साथ इतना बुरा क्यों बिहेव करते हो। तो वो पिछला पास्ट का सीन याद कर रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख्वाब आ रहे होते थे, लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि ह्यूंजन एक प्रैक्टिस कर रही होती है साइन लैंग्वेज की, जिसका मतलब होता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसको ये इसी बात सुन के सुकून भी मिल जाता है। तो वो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ उसको इसी वजह से ही अपने पास रखा था, क्योंकि मुझे उसके पास होने से बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो और कुछ और वैसे भी अगर मैं उसके साथ अच्छा एक मतलब कि स्लो करने लग जाऊँ तो क्या तुम मुझे डिवोर्स से रोकोगे। तो वो कहने लगती है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का उसके साथ ये सलूक वगैरह करते हो। तो वो याद करने लगता है कि जब वो उसको प्रैक्टिस वगैरह करवा रही थी तो वो साइन लैंग्वेज में देखता है कि उसको चाहिए सिर्फ दो चीज़ें, इंटेंशन और केयरिंग और लव, ये सब चीज़ें चाहिए। तो वो इस सब चीज़ों को याद करने लग जाता है और कहने लगता है कि अगर मैं उसको ये सब कुछ प्रोवाइड करूँगा क्या तुम मुझे कॉल करना बंद कर दोगे, क्या तुम मुझे धमकाना बंद कर दोगे। तो वो कहने लगती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसके साथ कैसा सलूक करोगे। अगर तुम उसके साथ अच्छा सलूक करोगे तो मेरी नेक्स्ट कॉल नहीं आएगी, अगर तुम उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है और तुम्हारी बीवी के साथ क्या होता है। इसके बाद यहाँ से सीन उलटता है और हमें दिखाया जाता है कि यूरी आई होती है उसके साथ गोल्फ वगैरह खेलने के लिए, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के आई होती है। तो उसका हस्बैंड अपनी ही बीवी को कहने लगता है कि तुम भी इस तरह के कपड़े पहना करो। तो वो कहने लगती है कि मुझे इस तरह का शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जिन कपड़ों में हूँ मैं उन्हीं में ही रहूँगी। इसके बाद वो बातें वगैरह करने लग जाते हैं और खेलने लग जाते हैं और यहाँ पे वो बातें वगैरह करने लग जाते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारे इंटरप्रेटर्स आए होते हैं, एक ट्रिप पे जाने लगते हैं। तो यहाँ पे उनको बॉक्सेस वगैरह मिलने लग जाता है अचानक से, जिन पे बना होता है हाथी वगैरह। और यहाँ से पीछे से आता है हमारा हीरो जिसका नाम है सोयन और वो आता है और वो सबको कहने लगता है मेरी तरफ से ट्रीट है। और देखते हैं कि उसकी खास तौर पर डब्बे पर बनाता है दिल और फिर देखते हैं कि दूसरा इंटरप्रेटर उसके साथ बैठ गया होता है और उसको वाइन वगैरह दे रहा होता है। तो वो पिकअप कर लेती है और वो देखने लगती है कि सोयन उसको देख रहा है। तो वो दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि मैंने इसके साथ बैठना है, उठो यहाँ से। तो वो कहने लगता है कि आगे बैठ जाए। तो वो गुस्से से अपना बैग आगे रख देता है, तो उस इंटरप्रेटर को उठना ही पड़ता है और वो पीछे जाके बैठ जाता है। वो उससे वाइन पकड़ता है और उसके पीछे फेंक देता है और उसको अपनी तरफ से एक जूस दे देता है और कहने लगता है कि तुम ये पियो। इसके बाद दिखाया जाता है कि यूनी और वो होगजिन आए होते हैं कुछ सामान वगैरह करने लेने के लिए और ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जाना होता है ऑर्फनेज में सब बच्चों को देने के लिए। इसके बाद यहाँ पे यूनी दे रही होती है सबको अपने साइन वगैरह। तो वो एक बच्ची आती है उसके पास और कहने लगती है कि तुम तो सोयन को पसंद करती थी ना, मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाती हूँ, अगर तुम उसको देखती रहेगी तो तुम मुझसे ट्रू लव कर दियो। तो वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो दिखाती है पिक्चर तो वो सच में उसको देखने लग जाती है। तो वहाँ से जल्दी जल्दी होगजिन उठाता है और वो साइड पे कर देता है उस पिक्चर को। तो वो दिखाने लगते हैं कि आप क्या इन बच्चों को जानती हैं, सब बच्चे मिसिंग वगैरह हो गए थे। तो वो कहने लगती है कि इतने पुराने बच्चों को कौन ही याद रखेगा और मुझे तो अब इनके नाम तक भी याद नहीं है। तो वो हाथ रख के 3 बच्चों के नाम देता है और कहने लगता है कि इनको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और इनको मैं बहुत याद भी करता हूँ। तो यहाँ से फिर उसको नन को याद भी आ जाता है कि हाँ मैं इन 2 बच्चों को जानती हूँ। और वो कहने लगती है कि ये दोनों ट्विन्स हैं और दोनों ही गुम गए थे, एक का कुछ पता नहीं है और एक का थोड़ा बहुत पता है मुझे। और इसके बाद दिखाया जाता है कि किडनैपर को मैसेज आया होता है अपने बॉस का और वो कहने लगता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए फ्री है और आज कोई काम नहीं करना तुमने, आज जो भी करना है मैं करूँगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो सो जाती है सफ़र में अपने और उसके ऊपर धूप वगैरह पड़ रही होती है। तो वो अपना हाथ रख देता है और यहाँ पे सायोंग वो कर रहा होता है अपनी बीवी से बात, जो उसको हार्ट वगैरह बना के दिखा रहा होता है, चीज़ वगैरह बना के दिखा रहा होता है। तो वो कहने लगता है कि तुम इस तरह की हरकतें वगैरह कैसे कर लेते हो। तो वो कहने लगता है कि तुम बस एक दफ़ा उसको बता दो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये अपने आप ये चीज़ें वगैरह होने लग जाती हैं और तुम उसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हो। तो वो यहाँ पे वो कहने लगता है कि सब अपनी अपनी टीम बना लो। तो वो तो फ़ौरन ही अपनी बीवी के साथ टीम बना लेता है और कहने लगता है कि पहले मैं जाऊँगा, इसके बाद तुमने मुझे फॉलो करना है। लेकिन वो जैसे ही जाता है तो वैसे ही हार जाता है। इसके बाद बारह उनकी बारी आने लगती है, उसको मैसेज से बताती है कि पहले मैं जाऊँगी, इसके बाद तुमने मुझे फॉलो करना है। तो वो पहले जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल रही होती है, उसको इशारे से बुलाती है। तो ये दोनों ही जंप करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये नोट कर रही होती है, कहने लगती है कि बस हमें अगर एक बच्चे के बारे में अच्छे तरीके से पता लग गया तो हम दूसरे के भी बारे में अच्छे से पता लगवा लेंगे और हम लोग आराम से इन मिसिंग बच्चों के बारे में
चीज़ें वगैरह पता लगवा लेंगे। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे भी यही करना चाहिए। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग वन रग रेस कर रहे थे दोनों, और ये इतने खुश होते हैं कि वो उसको उठा के घुमाने लग जाता है। सारे लोग उसको देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं बस ना खुशी में बैठ गया था, इसलिए मैंने गलती से किया। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम जो भी कहोगे हम तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करेंगे, क्योंकि तुम लोग जीते हो। तो यहाँ पे वो पिक्चर वगैरह ले रहे होते हैं, क्योंकि उसने कहा होता है कि हमारी पिक्चर ले लो ताकि हम लोग इस मोमेंट को याद रखें। वो उनको क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बहुत दूर दूर खड़े होकर पिक्चर खिंचवा रहे होते हैं। इसके बाद वो उसकी पिक्चर खींच लेता है और यहाँ से फिर आगे चले जाते हैं वो लोग हाइकिंग पे। और हाइकिंग पे जाते जाते उनको वो बहुत ज़्यादा थक जाती है ह्यूनजन। तो सबसे आगे होता है हमारा मेन लीड सोयल, और ये सब बैठ जाते हैं एक जगह पे, लेकिन वो दोनों नहीं रुक रहे होते और कहने लगते हैं कि लगता है इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन सोयन की तो पहली शादी हुई है, उनको क्या पता कि इसी के साथ ही हुई है। तो वो उसको अपना हाथ देता है और उसको कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, और उसको अपनी शर्ट बांध देता है और उसको अच्छे से अपने साथ लेके जाता है। तो सब पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता पीछे से उनके सारे कोलीग्स पहुंच जाते हैं। जब वो पीछे खिंचाने लगता है कि कुछ औरतें आ जाती है और कहने लगता है कि तुम तो वही सोयन हो ना, हमें तुमसे पिक्चर्स खिंचवानी है, क्या हम लोग इकट्ठे पिक्चर्स खींच सकते हैं? तो वो भी कह देता है ओके। तो इन्हीं धक्का धक्की में वो गलती से गिर जाती है नीचे ह्यूनजन। तो वो जल्दी जल्दी ड्रोन्स वगैरह मंगवाता है और देखते हैं कि वो हाइकिंग करके ऊपर आ रहा होता है, क्योंकि वो भी कूद गया होता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं मिलती है। इसके बाद वो पुलिस वालों को देता है अपनी जैकेट और कहने लगता है कि उसके पास भी यही वाली जैकेट होगी, तो अपने हाथ से देखो। इसके बाद यहाँ पे होश आ जाता है ह्यूनजन को। अब याद करी थी कि वो किस तरह गिरी थी, उसको किसी ने धक्का दिया था। इसके बाद उसका अपना तो फ़ोन नहीं हो रहा था ऑन, तो वो किडनैपर के फ़ोन से कॉल कर रही थी। तो उसको याद आने लगता है कि किडनैपर ने बोला था तुम इससे सिर्फ और सिर्फ तो इनको कॉल कर सकती हो और किसी को कॉल नहीं कर सकती हो। तो वो कहने लगती है कि मैं उसको कॉल करूँ या ना करूँ, अगर मैंने कर दी तो मैं पकड़ी जाऊँगी। इसके बाद वो कर देती है सोइन को कॉल, और उसको बार बार कॉलें आ रही होती हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम उसको उठा लो, शायद कुछ पता ही लग जाए। तो वो उठाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास ही है ना सोयन। तो वो सोचने लगती है क्या इसको अभी भी लग रहा है कि मैं इसके पास होंगी या मेरा कोई इसके साथ रिलेशन होगा। तो वो कहने लगता है कि हाँ मेरे पास ही है सोयन। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम उसके छोड़ दो वरना तुम्हारे से बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो लेकिन इसको पता तो होता है कि ये खुद ही सोयन है और ह्यूनजन है, और वो उसको कहने लगता है कि सोयन को ह्यूनजन को किसी तरीके छोड़ दो। तो वो कहने लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है छोड़ने के लिए। तो वो कहने लगता है कि उसके बैग में एक हम लोगों ने पटाखा वगैरह रखा था, उसको चलाएगी तो हमें पता लग जाएगा उसकी लोकेशन क्या है। तो वो अपने बैग से निकालती है उस चीज़ को, और वो पटाखा मार के वो जल्दी जल्दी उसको अपनी लोकेशन बता देती है, और वो जल्दी जल्दी भाग के जाता है उसके पास। फिर वो सारी यादें वगैरह याद करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाती है। यहीं पे ये हमारा रोमांस हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 7 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।